नमस्कार, वेलकम टू टैली सीए कनेक्ट। आज का सेशन हम हमारे टैली प्राइम के नए प्रोडक्ट टैली प्राइम 4.2 के डिस्कशन के लिए होस्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 नए फीचर्स आए हैं जो आपके बिजनेस कम्युनिकेशन को और आसान करने के लिए। मेरे साथ है हमारे टैली इवेंजलिस्ट एंड एक्सपर्ट सीए मोहित पटनी। मोहित जी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो जीएसटी एक्सपर्ट भी कहलाते हैं। वो एडवाइस करते हैं आपको बिजनेस रिस्क कम करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। वो टैली के भी एक्सपर्ट है और कई बार आईसीआई इंस्टीट्यूट में बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं। थैंक यू मोहित जी फॉर आज हम आपके बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकालने के लिए। एंड थैंक यू। ऑफ कोर्स मोहित जी ने ऑलरेडी टैली प्राइम 4.0 के सेशंस लिए हुए हैं, सो ही विल बी, आई एम वेरी सॉरी, सो वो आपके सारे डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। बिकॉज हमारी ऑडियंस की संख्या आज बहुत ज्यादा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इंस्टेड ऑफ रेजिंग योर हैंड्स आप प्लीज आप अपने क्वेरीज क्यूएनए में डालिए, सो दैट वी मेक श्योर दैट ऑल द क्वेरीज आर आंसर्ड वंस मोहित सर इज डन। मोहित सर का सेशन इज ओवर, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे कि आप अपना क्वेश्चन डायरेक्टली मोहित जी से पूछ सकते हैं। सो मेरी तरफ से इतना ही। मोहित जी, यस, बैक टू यू। थैंक यू कोमल। अ, तो जैसे कि आज के टेली सेशन का जो एक मेन मोटिव है वो है कि हम सेशन को पूरा हिंदी में रखेंगे। तो मैं भी पूरी ट्राई करूंगा मेरी तरफ से कि तो मैं जो एक नॉर्मल सिंपल हिंदी वर्ड्स हैं उसी को यूज करूं। फिर भी अगर किसी को कोई चीज कहीं पे कुछ समझ नहीं आती है, कुछ नहीं आती है, तो आप मेरे से एक बार सेशन के लास्ट में या सेशन के बाद भी कभी भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। Thank you, CA Connect, for giving us this platform where we all can discuss on Teleprime issues. तो जो Teleprime 4 नया एक प्रोडक्ट आया है टेली का, विच इज वेरी मच डिमांडिंग इन मार्केट, और जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐसे आए हैं जो कि बहुत ल्यूक्रेटिव हैं और जो कि डे टू डे बिजनेस को बहुत हेल्पफुल हैं। तो आज हम उन फीचर्स पे डिस्कशंस करेंगे और उन फीचर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं उनको हम लाइव टेली पे यूज करके थोड़ा सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल सेशन नहीं है कि जहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये फीचर्स आए हैं। मैं आपको उसको लाइव टैली के ऊपर करके भी दिखाऊंगा कि हाउ आप लोग भी उस चीज को कैसे टैली में कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, तो वी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो टू स्टार्ट विथ एक बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक एक मैं आपको टैली के बारे में बताऊं तो आई एम जस्ट अ मतलब टैली जो है वो मेरे ब्लड में रहता है, जैसे कि यू कुड से इट्स माय फर्स्ट लव। और टैली की अगर कुछ टैगलाइंस की बात करूं तो इट्स लाइक दैट इफ टैली स्लीप्स इंडिया स्लीप्स। टैली मतलब देर आर टू काइंड्स ऑफ बिजनेसेस ओनली, कि जिसने आज तक टैली यूज करी है या फिर कुछ लोग ऐसे जो बिजनेस में आ रहे हैं जो अब टैली यूज करेंगे। तो एक बिजनेसमैन की पूरी अपनी लाइफ साइकिल में टैली से वो गुजरता ही गुजरता है। तो इंडिया में टैली की पॉपुलैरिटी या टैली की जो एक हम कह सकते हैं कि टैली की जो एक पॉपुलैरिटी या अवेयरनेस है वो इतनी है। कंटेंट की बात करूं तो हम अपन बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टैली में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, या कोई बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर या जो एक जिसे कहते हैं कि बहुत नीड थी जिस फीचर की, जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, दैट इज इंपोर्ट इन टैली फ्रॉम एक्सेल। तो आप कोई भी एक्सेल फाइल में आपका अगर डेटा अवेलेबल है तो आप उसको टैली में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो मास्टर्स का हो और ट्रांजेक्शन्स का हो। तो हम उसको डिटेल्ड में देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि मैनेजमेंट के लिए या बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत काम का है, दैट इज डैशबोर्ड इन टैली। बहुत सारे लोग कहते थे कि टैली में डैशबोर्ड नहीं दिखता है, हम अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो तो हमें डैशबोर्ड देते हैं, ऐसा दिखाते हैं डेटा, वो ग्राफिकल दिखाते हैं। तो अब उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत वास्ट तरीके से टैली में डैशबोर्ड का फीचर अवेलेबल है। तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। देन टैली टू व्हाट्सएप, कि हम टैली से डायरेक्टली व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे लेजर्स, इनवॉइसेस, वो सब हम हमारी क्लाइंट्स को, पार्टीज को कैसे शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग टैली। हमें कोई व्हाट्सएप वेब या कुछ नहीं करना है, हमें व्हाट्सएप से डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं टैली को। इनवॉइसिंग के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। जीएसटी में कुछ छोटे चेंजेस आए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और दो नए फीचर आए हैं, दैट इज टैली एज एंड टैली ऑन क्लाउड, जो कि अब डायरेक्टली आपको टेली प्राइम 4 से एक्सेसिबल है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो आप लोग कैसे अपनी जनरल लाइफ, जनरल रूटीन में आप उनको कैसे यूज कर सकते
तो टू स्टार्ट विद कि टैली प्राइम 4 के बारे में बात करें तो टैली प्राइम 4 के अंदर ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। ये जो चेंज है ये टैली प्राइम 3 से ही हो गया था। पर मैं फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि टैली की जो डिजिट्स, जो टैली का जो डेटा फोल्डर बनता है उसकी जो डिजिट होती थी पहले वो 5 डिजिट्स की होती थी, अब वो 6 डिजिट्स की हो गई है। आप देखते होंगे टैली डेटा फोल्डर जब भी बनता है तो 1 4 टाइम्स 0, 1 3 टाइम्स 0 1 ऐसे डेटा सेट्स बनते थे। अब वो 6 डिजिट्स के हो गए हैं डेटा सेट्स, और उनके अंदर की जो फाइल होती है वो 1800 नेम्ड पैकेट्स हो गई है, जो कि पहले 900 नेम्ड पैकेट्स होती है। आप टेली प्राइम 3 या टेली प्राइम 4 जब भी यूज कर पाएंगे जब आपका टीएसएस सब्सक्रिप्शन जो है वो रिन्यूड है। अगर आपका टीएसएस सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड है तो आपको उसको रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल कराते ही आप टेली प्राइम 3 और 4 यूज कर सकते हैं। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने कुछ देने, आपको जस्ट एक आपका टेली का टीएसएस जो है उसको रिन्यू कराना है, अगर रिन्यू नहीं है तो। और अगर वो आज की डेट में रिन्यू है तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब भी आप टेली प्राइम 3 या 4 पे माइग्रेट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप टेली प्राइम जो आपका पुराना डेटाबेस है उसका बैकअप ले लें, सो दैट आपको माइग्रेट करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो यू हैव द चांस कि आपके पास में बैकअप अवेलेबल है। तो माइग्रेट करने से पहले बैकअप लेना ना भूलें। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है टेली प्राइम 4 को यूज करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फीचर से। तो आप जैसे मेरी स्लाइड पे देख सकते हैं कि मिस्टर चैट जीपीटी है, जो कि इन इटसेल्फ खुद इतना नॉलेजेबल या वास्ट पर्सन है आज की डेट में कि हर कोई चैट जीपीटी को जानता है। बट वो चैट जीपीटी पूछ रहा है कि भाई क्या मैं एक्सेल से टेली में डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं एक्सेल को यूज करते हुए टेली में डेटा इंपोर्ट कर सकूं? तो अगर टेली प्राइम 4 के फीचर के पहले की बात करता हूं मैं, तो ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं था। और उसके क्या चैलेंजेस होते थे कि हमें एक एक एंट्री को टैली में करना पड़ता था। हमें कोई मैनुअल मतलब चांसेस होते थे कि हमें मैनुअल एंट्रीज कर रहे तो उसकी रिस्क हाई हो जाती थी कि कोई एरर्स हो जाए। फिर हमारा जो वर्क है वो डिलेड होता था क्योंकि हमारी नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा होते थे कि हमारे को टाइम लगता था, तो हम रियल टाइम डेटा नहीं निकाल पाते थे। ठीक है। तो इन दो चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए टैली ने एक सॉल्यूशन निकाला। टैली ने बोला कोई ना, आप डायरेक्टली आपकी जो एक्सेल है, आपकी खुद की जो एक्सेल फॉर्मेट है जिसमें आपके इनवॉइस हैं या आपके लेजर्स हैं या आपका कोई भी डेटा है, इवन की बैंक स्टेटमेंट्स हैं, तो वो आप अपने फॉर्मेट में या टैली के स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आप इसको इंपोर्ट करें और वो एक साथ टैली के अंदर सारी एंट्रीज पोस्ट हो जाएंगी। इसके साथ इसका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये ऐसा है कि आपको ये जो टेम्पलेट बनाना है वो वन टाइम ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार जब भी टैली में एक्सेल से जब टैली में इंपोर्ट करना है तो आपको हर बार नया टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। अगर आपकी एक्सेल फाइल सेम है जो पिछली बार थी तो आपके जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है आप उसी को यूज कर सकते हो, रादर देन आपको कोई नया टेम्पलेट बनाना पड़े। तो आपको सिर्फ एक ही बार मैपिंग करनी है, उसके बाद में हर बार डेटा जो है आप जस्ट एट अ क्लिक इंपोर्ट कर सकते हो टैली में। ठीक है। ये एक्सेप्शन रिपोर्ट्स भी दिखाता है कि जहाँ पे अगर कोई आपके जो एक्सेल से इंपोर्ट कर रहे हो उसके अंदर कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी देख सकते हो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, मुझे क्या चीज सही करनी है एक्सेल में, सो दैट ये इंपोर्ट जो है प्रॉपर हो जाए मेरा। तो अब इस फीचर को हम टैली में चलते हैं, टैली प्राइम 4 में चलते हैं, एंड वी विल सी इट लाइव कि ये लाइव कैसे इंप्लीमेंट होगा, हमें क्या प्रोसेसेस, क्या स्टेप्स अडॉप्ट करने हैं इसको यूज करने के लिए। तो ये मेरी टेली प्राइम 4 की स्क्रीन है। अगर आप ये देखेंगे तो मेरा जो लाइसेंस है वो गोल्ड लाइसेंस, और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिस इज अ बेसिकली टेली प्राइम 4 विच हैव बीन एक्टिवेटेड ऑलरेडी इन दिस। टेली प्राइम 4 एक्टिवेटेड है तो जैसा हमने बात करी थी कि हम जब इसकी फाइल्स देखते हैं, तो हम आप फाइल्स देखते हैं तो आप इसकी जो डिजिट्स देख रहे हैं यहाँ पे, जो मेरी कंपनी है और उसके नेम के आगे जो डिजिट्स लिखी हुई है डेटा सेट के, दैट इज ऑफ द 6 डिजिट्स। पहले ये 5 डिजिट्स के हुआ करते थे, टेली प्राइम 4 के बाद में ये 6 डिजिट्स के हो गए। डेटा माइग्रेट करना हो आपको टेली प्राइम 4 में या कुछ करना हो तो इट्स वेरी इजी। जैसे ही आप टेली प्राइम 4 में डेटा डालेंगे तो आपसे पूछेगा आपको माइग्रेट करना है, आपको बैकअप लेना है, क्या लेना है। तो आप माइग्रेट पे यस करें, बैकअप पे यस करें और टेली डेटा को अपने माइग्रेट करें। जैसे ही टेली डेटा माइग्रेट होगा तो आपके मास्टर्स में एक मास्टर्स बाय डिफॉल्ट और ऐड हो जाएगा, दैट इज रिलेटिंग टू द जीएसटी मास्टर। तो वो बाय डिफॉल्ट ऐड होता है, उसके अलावा आपके बाकी सारे के सारे मास्टर्स और सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स बहुत इजीली माइग्रेट हो जाते हैं। कोई एरर आएगी माइग्रेशन में तो वही आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखा देगा। अब जो हम अभी अभी हम बात कर रहे थे हमारे फीचर की, टैली से मतलब एक्सेल से टैली में कैसे इंपोर्ट करें, तो हम उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक ऊपर इंपोर्ट फंक्शन का फीचर दिया होता है। ये पहले भी टैली में होता था कि हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बटन्स होते थे, बट अब इनका यूसेज जो है वो बढ़ गया है कि हम इसको
और इसमें फीचर्स आ गए हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मैनेज करके फंक्शन है, आपको इस मैनेज फंक्शन पे जाना है। जब आप मैनेज फंक्शन पे जाएंगे तो आपको ये बोलेगा कि भैया आपको टेम्पलेट यूज करना है आपका, या एक्सेल की सैंपल फाइल, टैली की सैंपल फाइल्स यूज करनी है। इनका क्या मीनिंग है कि अगर आपका कोई खुद की एक्सेल फॉर्मेट है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। और अगर आपकी कोई सैंपल, मतलब आपके पास डेटा है, आप चाहते हो कि जो टैली के खुद ने प्री डिफाइंड सैंपल्स दे रखे हैं हम उसी को यूज कर लें, तो आप इस ऑप्शन पे जाओगे। तो हम पहले एक बार फर्स्ट ऑप्शन ये सर्च करते हैं कि हमें सैंपल फाइल अगर यूज करनी है टैली की, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस पे जाएंगे। ये मुझसे पूछेगा कि आपको क्रिएट करना है कि आपको मास्टर्स क्रिएट करने हैं कि टेम्पलेट किसके लिए चाहिए। तो मैंने बोला मेरे को मास्टर्स के लिए चाहिए। तो मास्टर्स के लिए मेरे को फाइल्स एक्सपोर्ट करने के लिए करेगा कि आप हमारा फॉर्मेट डाउनलोड कर लो। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा, मैं मेरे को इस फॉर्मेट को जहां पे भी डाउनलोड करना चाहता हूँ मैं उस फोल्डर के अंदर इसको डाउनलोड कर लूंगा एंड आई हैव सेंड इट। तो ये मेरे से पूछ रहा है डाउनलोड करना, तो इसने मेरे को ये डाउनलोड कर दिया और ये एक एक्सेल फाइल इसने मेरे लिए खोल दी है। आप इस एक्सेल फाइल में देखेंगे तो आपको हर टाइप के मास्टर्स का डेटा बनाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप देखेंगे लेजर है और लेजर के आगे रीडमी फाइल है। ये रीडमी फाइल में आपको सारे टाइप के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और यहाँ पे आपको ये सारी फील्ड्स मिल रही है कॉलम कॉलम ए में, कि जो जो लेजर के अंदर फील्ड्स हो सकती हैं वो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। और आपको यहाँ से बस एक हेडर कॉपी करना है और हेडर कॉपी करके आपको आपके टेम्पलेट में डालना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इन्होंने राइट साइड में, आप उसको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपका डेटा वन टाइम में बहुत इजीली इंपोर्ट हो जाएगा। उन इंस्ट्रक्शंस में मेन इंस्ट्रक्शन तो क्या है कि एक तो आपको हेडर्स के नेम चेंज नहीं करने। आपका अगर कोई हेडर ऐसा है जो कि बोल्ड हो रखा है, जो ये आपके लेजर की फाइल है या कोई भी फाइल है जिसमें अगर कुछ बोल्ड हो रखा है, दिस बोल्ड मीन्स कि ये मैंडेटरी है, कि मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन डालना जरूरी है, इसके बिना लेजर क्रिएट नहीं होगा। तो ये हम सब भी जानते हैं कि अगर लेजर क्रिएट करना है तो मुझे नेम और ग्रुप, ये दो चीजें डालना जरूरी है, जब भी मैं टैली के अंदर लेजर क्रिएट कर पाता हूँ। तो आप देखेंगे ये दोनों बोल्ड में है, बाकी सब जो है वो हमारे नॉर्मल है। इनमें से हमें जिसको यूज करना है हम यूज कर सकते हैं, जिसको यूज नहीं करना है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। पर हमें बस यही ध्यान रखना है कि हम ये जो लेजर के ऊपर हेडर है इसका नेम चेंज नहीं करें, रेस्ट ऑल इज फाइन। ठीक है, तो हम सपोज करो हम एक ट्राई करते हैं कि हमें कोई लेजर्स क्रिएट करने हैं हमारी टैली में, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सपोज करो नेम डालते हैं ए, कोई भी एक आप नेम्स डाल सकते हैं यहाँ पे रेंडमली। सपोज करो मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे ये लेजर्स क्रिएट करना है। इन लेजर का जो मुझे ग्रुप रखना है तो मुझे ग्रुप नेम चाहिए। वो ग्रुप नेम मैं टैली से चाहूँ तो टैली से भी ले सकता हूँ कि मुझे किस ग्रुप चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑल्टर में गया और मैं ग्रुप्स में जाता हूँ। तो सपोज आई से कि मुझे सन्डी डेटर्स में क्रेडिटर्स में बनाना है, तो आई कैन जस्ट कॉपी कंट्रोल सी करके मैं सन्डी क्रेडिटर्स को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया तो सन्डी क्रेडिटर्स आ गया। मेरे को इन सबका ग्रुप जो है सन्डी क्रेडिटर्स रखना है। इसके अलावा अगर किसी में आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, जो भी आपको डिटेल्स डालनी है, बिल बाय बिल डिटेल्स, एड्रेस डालना है, सिटी स्टेट जो भी डालना है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ इसका ABCD, स्टेट इज सपोज राजस्थान, कंट्री इज इंडिया एंड आई से पिन कोड इज 302029। ठीक है, ये मैं चीज सपोज करें इस लेजर में भी डाल देता हूँ और मैं ये चीज इस लेजर में डालता हूँ। यहाँ पे मैं इसके एड्रेस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। नाउ आई वांट टू इंपोर्ट दिस डेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी टैली में ये पांचों लेजर्स जो हैं बन जाएं। तो मुझे क्या करना है, मैंने मेरी फील्ड्स को देख लिया कि मेरी जो बोल्ड फील्ड्स थी वो भरी हुई हैं सारी, तो दिस इज फाइन। मेरी जो फील्ड्स ब्लैंक है मुझे नहीं चाहिए, मैं उनको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ कि आई डोंट रिक्वायर दीज फील्ड्स। तो मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर दिया कि मुझे ये फील्ड्स नहीं चाहिए थी। मैं इसको कंट्रोल एस करके डेटा को सेव कर दूंगा। मेरी ये एक्सेल फाइल रेडी है लेजर्स इंपोर्ट करने के लिए। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आई जस्ट सिंपली नीड्स टू, मैं इंपोर्ट में जाऊंगा। इंपोर्ट में मेरे से पूछेगा भाई क्या इंपोर्ट करना है, मैंने बोला मेरे को मास्टर इंपोर्ट करना है। मास्टर इंपोर्ट करना है आपको एक्सेल स्प्रेडशीट से करना है, मैंने कहा एक्सेल स्प्रेडशीट से करना है। आपका डेटा कहाँ पड़ा है, तो मेरा डेटा जहाँ पे भी पड़ा था, मतलब जो मेरी एक्सेल फाइल पड़ी थी मुझे उसका पाथ देना है। मेरे को इंपोर्ट क्या करना है, तो मैंने कहा मेरे को लेजर इंपोर्ट करना है। डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करना है कि आपको अपना खुद का टेम्पलेट यूज करना है, तो मैंने बोला मेरे को डिफॉल्ट टेम्पलेट, क्योंकि मैं जो टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ अभी वो मैं एक्सेल का डिफॉल्ट टेम्पलेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे को एक्सेल का डिफॉल्ट टेम्पलेट करना है। टाइप ऑफ मास्टर इज माई लेजर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पूछता है यहाँ पे मेरे को तीन ऑप्शन देता है कि मैं मास्टर जब क्रिएट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि जिस नाम से मैं मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ उस नाम से टैली में ऑलरेडी मास्टर एग्जिस्ट करता हूँ।
तो टैली में अगर ऑलरेडी मास्टर एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके ओपनिंग बैलेंस कंबाइन करके एक ही लेजर रखना है, या मुझे डुप्लीकेट को इग्नोर करना है, या मुझे उसको रिप्लेस कर देना है, मेरे को नए वाले डाटा से रिप्लेस कर देना है। तो आप इन 3 ऑप्शन में से जो आपको ऑप्शन आपकी टैली के डेटा के हिसाब से आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उसको चूज कर सकते हैं। फिर ये मुझसे पूछेगा कि आप, मोहित जी, अगर आप Q&A वाला सेक्शन भी अगर खोल के रख लीजिए, सो दैट मे बी सम क्वेश्चंस कैन बी एकदम रिलेटेड टू जो आप दिखा रहे हो स्क्रीन पे, जैसे कि ठीक है, अभी अगर, हाँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कोमल मैम कि जो वी नीड टू टेक इट केयर, तो आप मेरे से वो क्वेश्चन या तो यू हाँ, कैन बिकॉज आस्क। अभी जो आप दिखा रहे हो उसी में हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं कि मास्टर इंपोर्ट पैन नंबर और GSTN हम कैसे एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो मैं वो आपको भी शोकेस करता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज ऐड करनी है मास्टर्स के अंदर, तो इट इज वेरी इजी। जैसे हम एक बार वो मास्टर, हम जो हमारी एक्सेल फाइल थी हम उसको वापस खोलते हैं। हमारी जो ये सैंपल एक्सेल फाइल थी फॉर्मेट की, इसको मैं खोलूंगा। इसमें अगर मुझे कोई भी कॉलम यहाँ पे ऐड करना है जो कि सपोज करो यहाँ पे नहीं था, तो मुझे लेजर रीडमी पे जाना है। मैं इसमें जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे सारी चीजों के, जो जो आपको चीज चाहिए कि मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसा आप ये देखिए जीएसटी एप्लीकेशन के लिए जीएसटी टेक्स्ट टाइप क्या है इसका, तो आई कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम हियर कि जो मुझे डालने हैं मेरे लेजर्स में। अगर मैं पेन की बात करूँ, कंपनी जैसे So your voice is cutting in the middle. Are you muting yourself? नो, आई आप हैव जब नॉट म्यूटेड। बिकॉज आप थोड़े जब झुक रहे थे तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। इफ यू कैन जस्ट रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। ओके ओके ओके। सो व्हाट इट इज कि बेसिकली आपको कोई भी कॉलम ऐड करना हो, जो भी कॉलम आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ से लिस्ट में से पिक कर सकते हैं उसको, और पिक करके आपको एक्सेल फाइल के अंदर ऐड करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको सिर्फ यहाँ से पिक करना है और उसका कॉलम आपके वहां पे बनाना है। तो अगर सपोज करें मैं यहाँ से कोई भी एक लेजर पिक कर लेता हूँ जो मेरे काम का है, वहां पे कोई भी एक टैग, तो वो टैग मैं वहां पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई सी कि मेरे को बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। ये बैंक लेजर के लिए डिटेल है कि जहाँ पे आपका अगर कोई बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आप बैंक अकाउंट क्रिएट जब कर रहे हैं तो आप ये बैंक के जो भी आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप वो सब डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा सपोज आपको बैंक डिटेल्स के अलावा आपको फोन नंबर ऐड करना है, तो आप फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप फोन नंबर पे सपोज मैं कहता हूँ मेरे को फोन नंबर ऐड करना है, तो आई टेक इट फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ पे फोन नंबर का एक कॉलम बनाऊंगा। सर मल्टीपल बिल नंबर भी डाल सकते हैं क्या? यस, अगर आपको मल्टीपल बिल नंबर डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपको वहां पे एक रो से ज्यादा रोज को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिल नंबर का जो कॉलम है वो एक आपके पास हेडर में है। अगर आपको मल्टीपल रोज डालने हैं तो आप सेम मास्टर रिपीट करके नीचे बिल जो बिल की डिटेल्स है वो सेकंड टाइम डाल दीजिए, सेकंड बिल की। तो इट विल इम्पोर्ट बोथ दी बिल डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे फोन नंबर की बात करता हूँ, तो सपोज मैंने इस वाले उसमें फोन नंबर भी ऐड कर दिया है, तो नाउ इस लेजर को जब ये इंपोर्ट करेगा तो उसमें फोन नंबर भी इंपोर्ट कर लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी कॉलम अगर ऐड करना है तो आपको इस लिस्ट में से वो कॉलम का हेडर उठाना है, उस कॉलम के हेडर को उठा के यहाँ पे डालना है और उसका डेटा पुट इन कर देना है। जैसे ही तो डेटा डाल देंगे, किसी ने लिखा है कि एक्सेल की डेट पे अगर डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है, कैन दैट आल्सो बी इम्पोर्टेड? एक्सेल की डेट जो टैली रीड मतलब करता है, 10.01 हाँ, तो 2023। टैली की जो डेट्स रीड करता है दैट इज इन दी dd.mm.yyyy। इट विल रीड द डेट इन दिस फॉर्मेट ओनली। अगर आपके यहाँ पे सिस्टम में एक्सेल में डेट हो रखी है MMDD YYYYY, तो वो उसको MMDD YYY की तरह रीड नहीं करेगा, वो DDMMYY की तरह रीड करेगा। उसमें वो डॉट भी ले लेता है, और उसमें वो अगर हमारा स्लैश है तो वो भी ले लेता है, बट इट हैज टू बी इन DDMMYYYY फॉर्मेट, नॉट MMDD। क्योंकि और एक जन ने लिखा है अगर पिछले डेटा से आगे का अपलोड करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? हाय। अभी हम मास्टर्स इंपोर्ट करना देख रहे हैं, तो मास्टर्स इंपोर्ट में तो पिछला डेटा और नेक्स्ट डेटा का कोई वो ही नहीं है कि अच्छा। मास्टर्स जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो यू आर इंपोर्टिंग मास्टर्स, कि आप एक्सेल इस टेम्पलेट में जो मास्टर्स होंगे उसको इंपोर्ट करोगे। अगर वो मास्टर पहले से टैली में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, तो जैसे हमने ऑप्शन वहां पे देखा कि हमें उसको अपडेट करना है, हमारे को उसके ओपनिंग बैलेंस को कंबाइन करना है, या हमारे को ओरिजिनल वाला रखना है, वो हमें वहां पे चूज करना होता है। तो मास्टर इंपोर्ट करने में तो वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है। जब हम ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करेंगे तो हमें कौन सी रो से ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करना है वो हम सीखेंगे जब हम हमारे स्पेसिफाइड टेम्पलेट्स बनाएंगे।
जो टैली के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं उसके अंदर हमारे पास में जो हम डेटा यहाँ पुट करेंगे वो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली हम कैसे करेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको इंपोर्ट की समरी चाहिए क्या, तो मैंने यस कर दी। इसका आपको बैकअप रखना है क्या, मैंने ना कर दिया। तो ये मेरे को अब यहाँ पे समरी दिखा रहा है। जो कोई अभी रोज के लिए पूछ रहा था कि मुझे कौन सी रोज से इंपोर्ट करना है, तो आप उसको कंट्रोल करना चाहे तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो मैं आपको भी जब हम हमारा टेम्पलेट बताएंगे, जब आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये मुझे कह रहा है कि आप सन्ड्री क्रेडिटर्स को इंपोर्ट कर रहे हो और आपके नंबर ऑफ जो काउंट्स है वो 5 है। तो आर यू श्योर कि आपका डेटा यही था। ये एक चेक क्रिएट करा गया है कि ऐसे नहीं कि आप क्लिक करते ही डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन ली जाती है कि जो आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, जो आपने फाइल दी है उसमें ये डेटा है। तो आई एम श्योर कि मेरी जो एक्सेल फाइल है उसके अंदर ये 5 सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, 5 अकाउंट्स थे जिनको मैं करना चाहता हूँ। तो आई एम ओके। तो आई विल जस्ट प्रेस इंपोर्ट हियर। जैसे ही मैं इंपोर्ट प्रेस करूंगा, यू जस्ट सी दैट इंपोर्ट हैव बीन सक्सेसफुली डन। अब मैं टैली में जाऊंगा, लेजर्स को देखता हूं। अगर मैं लेजर्स में जाता हूँ और सपोज मैं ये वन लेजर को खोलता हूँ, तो यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पे मेरे सारे जो मैंने डाले थे कि स्टेट राजस्थान है, इंडिया है, ये सारी डिटेल्स मेरे पास में यहाँ पर आ गई है। मैंने 1 2 3 4 6 7 ये जो लेजर्स ऐड किए थे, इन सब में सारी डिटेल्स जो मैंने वहां पे फिल करी थी वो यहाँ पर आ गई है। तो इन दिस वे मैं कोई भी चीज मेरे मास्टर्स को अगर मेरी सैंपल फाइल के थ्रू इंपोर्ट करना है, मास्टर्स या फिर इवन ट्रांजेक्शन्स, तो मैं इस सैंपल फाइल को यूज करते हुए कर सकता हूँ। हर सैंपल फाइल के साथ में यहाँ पे इन्होंने जो हमारे को रीडमी फाइल दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। एक बार जब भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि यहाँ पे जो राइट साइड में इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं ऊपर एट द टॉप, आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस है आप इनको पढ़ लें। ये बहुत इजी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आप जब फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे गलतियां नहीं होगी। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें। आप इस तरीके से कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप को इंपोर्ट करना है, आपको कॉस्ट कैटेगरी इंपोर्ट करनी है, मतलब एनीथिंग यू वांट टू इंपोर्ट यू कैन जस्ट पुट इट हियर एंड इंपोर्ट इट। कॉस्ट कैटेगरी इंपोर्ट करनी है, इतना सिंपल है कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ नेम डालना है और मेरे को इस फाइल को रन कर देनी है, मेरी सारी कॉस्ट कैटेगरीज बन जाएगी। तो दिस इज दी वे हम सैंपल फाइल्स को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्टिंग डेटा इनटू टैली। अब हम एक सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जहां पे हमारे पास में हमारी प्री डिफाइंड फाइल है या हमारे पास में हमारे तरीके से एक्सेल फाइल अवेलेबल है जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। हम टैली के प्री डिफाइंड चीजों को यूज नहीं करना चाहते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे मैनेज टेम्पलेट का। तो हमें सबसे पहले टेम्पलेट बनाना होता है। हम टेम्पलेट बनाएंगे तो ये मेरे से पूछेगा आपको क्रिएट करना है कि ऑल्टर करना है, मास्टर्स का बनाना है कि ट्रांजेक्शन्स का बनाना है। तो अब हम यहाँ से ट्रांजेक्शन्स को रीड करना सीखते हैं कि हम ट्रांजेक्शन्स को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। मास्टर्स आर वेरी इजी, जैसे हमने अभी करे वैसे हम मास्टर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम ट्रांजेक्शन्स में इस हमारे खुद के टेम्पलेट को यूज करेंगे। तो मैं एक टेम्पलेट फाइल खोल लेता हूँ मेरे पास जो अवेलेबल है। तो ये मेरा कुछ डेटा था, पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जर्नल, इन चीजों का डेटा था। अगर आप मेरे यहाँ पे शीट नेम पढ़ेंगे अलग अलग, तो अलग अलग शीट्स में अलग अलग डेटा था। ये मेरा डेटा सेट था जहाँ पे मैंने डाल रखा था कि मेरे को वाउचर नंबर ये चाहिए, मेरी वाउचर डेट ये मेरा कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा निकल कर आता है। इसमें मैंने मेरे यहाँ पे जो फील्ड्स थी, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है मेरी एक्सेल शीट को यूज करते हुए इंपोर्ट हो जाए। मुझे टैली का कोई प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट है उसको यूज नहीं करना, मुझे तो इसी फॉर्मेट को यूज करना है क्योंकि मेरे पास ये रिपीटेटिव फॉर्मेट आता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर बार मेरी तरफ से कोई मैनुअल वर्किंग करूं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे पास ये डेटा है मैं बस इस एक्सेल फाइल का पाथ दूं और डेटा इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाइड जो हमारे टेम्पलेट्स है उसको क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने एक जो इसके लिए क्रिएट कर रखा है उसको कैसे क्रिएट करते हैं या हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कि मेरे को कौन सी फाइल को यूज करना है। तो मैंने बोला कि मेरे को इम्पोर्ट एक्सएलएस करके मेरी जो फाइल है, दिस इज मेरे जो फाइल का नेम है वो इम्पोर्ट एक्सएलएस है। तो मुझे इस फाइल को यूज करना है। तो आपकी जो भी फाइल का पाथ है आपको वो देना है और उसका इम्पोर्ट फाइल का नाम चूज करना है। आपको कौन सी शीट यूज करनी है, मेरे यहाँ पे आप देखेंगे तो पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जर्नल सारी शीट्स बनी हुई है। तो आपको अभी किस शीट के लिए आप टेम्पलेट क्रिएट करें, तो मैंने कहा मैं पेमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे से ये पूछेगा कि भैया ये जो फॉर्मेट है ये ऑल कंपनीज के लिए अप्लाई करना है कि सिर्फ इस कंपनी के लिए करना है। तो सपोज करें मेरा कोई ऐसा फॉर्मेट है जो जनरलाइज फॉर्मेट है, मैं हर कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑल कंपनी चूज कर सकता हूँ। नहीं तो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं यहाँ पे मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको चूज कर लूँ। मैं मेरे हिसाब से उस फाइल का नेम दे सकता हूँ
ये नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप टेम्पलेट को इंपोर्ट करने जाएंगे तो आपको टेम्पलेट का नेम पता होना चाहिए कि किस टेम्पलेट का डेटा फॉर्मेट को यूज करके आपको इंपोर्ट करना है। टाइप ऑफ वाउचर की बात करूं तो आई हैव टू सेलेक्ट कि मेरे को यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर कौन सा यूज करना है। मेरे पास अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंट्री है, ऑर्डर है कि पेरोल वाउचर है। मेरे पास 4 तरीके के मेजरली वाउचर्स होते हैं। तो मैंने बोला भैया मेरे को ये जो करना है ये अकाउंटिंग वाउचर करना है। जो अभी कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि बेसिकली अगर सपोज करें मेरे को जो मेरे डेटा है, मैं ये 5-6 रोज का डेटा तो पहले ही 9 रोज तक का डेटा पहले ही डाल चुका था। अब मुझे तो यहाँ पे 10th रो से डेटा डालना है। तो मैं कौन सी रो से डेटा पिक करूं? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपको कौन सी रो से डेटा पिक कराना है। अगर आप ये देखेंगे ना यहाँ पे कि पहले बात तो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम विच रो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड रो से। तो सेकंड रो कौन सी है मेरी टैली में? ये वाली। तो ये यहाँ से डेटा को पिक करेगा इंपोर्ट करने के लिए। अगर मैं इसको 10th रो डाल दूंगा तो ये 10th रो से डेटा को पिक करेगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक्सेल फाइल भी बार बार नहीं बनानी है। अगर हमारी एक ही एक्सेल फाइल अपडेट होती जा रही है तो हम यहाँ पे रो नंबर दे सकते हैं कि हमें किस रो नंबर से डेटा को पिक करना है। उसके बाद में मेरे को कहाँ तक लेके जाना है उसको, ये पूछता है मेरे को कहाँ तक उसको लेके जाना है। इन द सेंस कि मेरी लास्ट रो कौन सी होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो फ्रॉम एंड टू, तो ये जो टू है मेरा, ये क्या कहता है कि मेरे को किस रो तक डेटा डालना है, 9th रो तक, 10th तक या 15th तक। तो मैंने यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट होता है कि जहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, जैसे ही ब्लैंक रो आएगी तो बाय डिफॉल्ट टैली वहीं तक का डेटा लेगा। अगर मेरे को कोई स्पेसिफाइड रो तक डालना है कि मेरे को 9th रो तक लेना है, 10th तक लेना है, 100 तक लेना है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। सो दिस इज द फीचर जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब मेरे को मैपिंग करनी है। तो मैपिंग करने के लिए क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे सारे फील्ड्स अवेलेबल है। तो मेरे को वाउचर टाइप जो इंपोर्ट करना है तो मेरे पास वाउचर टाइप का नेम होना चाहिए। तो मैंने बोला मेरे पास वाउचर टाइप का नेम है। वाउचर टाइप का नेम मेरे यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है? मेरे सी कॉलम में आ रहा था वाउचर टाइप की हेडिंग से। ये जो मेरी कॉलम है मेरे को यहाँ से हेडिंग्स पिक करनी है। तो ये जो वाउचर टाइप है मेरा आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भैया वाउचर टाइप नेम कहाँ से लेना? वाउचर टाइप से। अब सपोज करें कि मेरी जो एक्सेल फाइल आ रही थी उसमें ये कॉलम ही नहीं था, तो क्या करा जाए? तो उसके लिए भी टेली ने ऑप्शन दिया कि आप क्या करें सब, आप जो है स्पेसिफाइड, मतलब आप स्पेसिफाइड जो है खुद फिक्स्ड फील्ड वैल्यू कर दें कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें कि आपके जो वाउचर टाइप से उसमें से आपको कौन सा उठाना है। तो मैंने कहा साहब मुझे तो पेमेंट उठाना। तो अब आपको यहाँ पे कॉलम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके एक्सेल में कॉलम नहीं था। तो टू दैट एक्सटेंट कि जो चीज आप प्री डिफाइंड कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड है, आपको उसके लिए कॉलम क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है एक्सेल में। आप यहाँ से प्री डिफाइंड कर सकते हैं उसको अपने। ठीक है, मैंने वाउचर डेट को ऐसे ही मैप कर दिया कि मेरी वाउचर डेट कौन सी लेनी है। तो आप ये देखेंगे वाउचर डेट मेरी एक है जो ऐसी है ना, तो इट विल रीड एज DDMM YYYY। इट विल नॉट रीड एज MMDDYYYYY। तो आपको ये ध्यान रखना DDMMYY में फॉर्मेट हो। वाउचर नंबर मेरे को कौन से कॉलम से लेना है, वाउचर नरेशन कौन से लेना है। फिर इंपॉर्टेंट आता है कि मेरे को जो लेजर्स डालने हैं मेरे। तो अगर आपने पेमेंट वाउचर कभी टैली में देखा हो, तो पेमेंट वाउचर टैली में कैसे होता है, उसमें ऊपर हमसे वो टॉप लेजर सेलेक्ट कराता है। मतलब टॉप लेजर में वो क्या सेलेक्ट कराता है हमसे? बैंक। कि आपका आप जो पेमेंट कर रहे हो वो बैंक या कैश कौन से लेजर को यूज करते हुए कर रहे हो, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है टॉप लेजर। तो हमने यहाँ पे टॉप लेजर चूज करा कि भैया हमारा टॉप लेजर कौन सा है? ये वाला। कि हमें बैंक, हमारी जो टैली में नाम डला हुआ है वो बैंक के नाम से बनी हुई है, तो मेरे को बैंक लेजर यूज करना है। ठीक है, तो मैंने बैंक यूज करा। भैया मेरा क्रेडिट लेजर के नाम से जो आ रहा है उसको यूज करना है। अमाउंट मुझे ये डालना है और उसको करना क्या है, तो मेरा क्योंकि ये पेमेंट का ट्रांजेक्शन था तो मैंने उसको क्या बोला कि क्रेडिट करना है। इन सेम वे मेरे जो बॉटम लेजर्स होते हैं, नीचे वाले लेजर्स होते हैं, मैंने उसको मैप करा। तो उसको मैप करने के लिए वही मेरे पास डेबिट लेजर था, अमाउंट था और डेबिट लिखा हुआ था। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे उसको लेजर नेम, डेबिट, अमाउंट ये मैच कर दिया। इसके बाद भी अगर मुझे कोई बिल टाइप का रेफरेंस देना है, बिल नेम देना है, ट्रांजेक्शन का टाइप कुछ भी देना है, तो आई कैन ऐड एन नंबर ऑफ फील्ड्स हियर। कि मुझे तो नरेशन देनी है, मुझे और कुछ देना है, तो जो भी मेरे वाउचर्स के अंदर डेटा होता है मैं उनका कोई भी यहाँ पे मैपिंग कर सकता हूँ। तो मैंने ये मेरी मैपिंग करी, मैपिंग करती मैंने सेव कर दिया, तो मेरे पास में एक मैपिंग के नाम से क्रिएट हो गया है। अब अगर मुझे ये मेरे ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करना है, तो मुझे ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को मेरी एक्सेल फाइल जो है वो सेव मोड पर होनी चाहिए। मतलब मैंने लास्ट डेटा जो है मेरा वो सेव कर दिया होना चाहिए। अब मैं जाऊंगा, मेरे को ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट करने हैं। ट्रांजेक्शन मेरे को एक्सेल से इंपोर्ट करने हैं। मेरे वही मेरे को टैली डेटा का, मतलब मेरा जहाँ फोल्डर पड़ा है उसका पाथ देना है, फाइल का नेम देना है, मेरे को कौन सी फाइल यूज करनी है, मतलब शीट कौन सी यूज करनी है। तो मैंने बोला मुझे पेमेंट शीट यूज करनी है।
उसके बाद में मेरे को डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करना है या मैंने जो बना रखा है। तो यहाँ पे जो मैंने बना रखा था मुझे वो यूज करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। वही अगेन मेरे से ये पूछेगा कि आपको इम्पोर्ट समरी देखनी है कि नहीं देखनी, समरी लेनी है कि नहीं लेनी। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक करा तो इसने मुझे बता दिया कि भैया इस रो से इस रो तक का मैं डेटा उठा रहा हूँ, इस कॉलम से इस कॉलम तक का मैं डेटा उठा रहा हूँ। आप ये देखेंगे A to P कॉलम जिसका ये डेटा उठा के लाया है। तो अब मेरे यहाँ पे भी देखेंगे तो आप A फर्स्ट कॉलम है और P लास्ट कॉलम है। तो ये A से P तक का इसने डेटा प्रोसेस करा है। 2 रो नंबर से 10 रो नंबर तक का ये डेटा उठा रहा है। पेमेंट की अगर मैं टोटल वाउचर्स की बात करता हूँ तो वो 8 है। तो इफ आई एम ओके विद दिस कि ये समरी जो है ये करेक्ट है, आई कैन जस्ट प्रेस, एल्स आई कैन जस्ट गो टू द बैक एंड डू द करेक्शंस व्हाट एवर नीडेड। तो मैंने ये इंपोर्ट पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने इंपोर्ट पे क्लिक करा तो इसने देखो मेरे को यहाँ पे इवेंट लॉग दे दिया। नाउ व्हाट डज दिस इवेंट लॉग मींस इज कि मेरे डेटा में कोई भी जो एरर आई थी तो वो क्या थी। तो इसने मुझे बोला कि देखिए आपके यहाँ पे लेजर बैंक के नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो व्हाट डज दिस मीन कि जो भी अगर मैंने डेटा डाला और वो मैच नहीं हो रहा है तो ये मुझे यहाँ पे इवेंट लॉग बना के दे देगा कि आपके डेटा में जो इंपोर्ट करने जा रहे हो आप उसमें ये प्रॉब्लम्स है, आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और वापस से ये प्रोसेस कर लें। तो मेरे को ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पे लेजर बैंक के नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आई अंडरस्टूड। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैं क्रिएट करा, लेजर पे गया, मैंने एक बैंक के नाम से लेजर क्रिएट कर दिया, उसकी ग्रुपिंग मैंने बैंक अकाउंट कर दी एंड सेव कर दिया। अब मैं वापस कहता हूँ कि मेरे को अच्छा इसने जो एरर दिया था मेरा हो गया। अब मैं वापस से इंपोर्ट पे जाता हूँ, ट्रांजेक्शन्स पे गया, वही प्री डिफाइंड जो मेरी सारी चीजें थी वो डली हुई थी। अब इसने मेरे को वापस पूछा कि मैं 8 कोई ट्रांजेक्शन से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा यस यू कैन इंपोर्ट इट। जैसे ही मैंने इंपोर्ट पे क्लिक करा इसने मुझे वापस से इवेंट लॉग दे दिया कि इसका मतलब मेरे यहाँ पे फिर वापस से गलती है कि लेजर ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेजर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन दिस वे जैसे जैसे ये डेटा को प्रोसेस करता जाएगा ये आपको एरर्स थ्रो करता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा डेटा कोई आधा अधूरा छड़ने वाला है या कोई प्रॉपर नहीं छड़े। जब तक डेटा सेट आपका प्रॉपर नहीं होगा ये डेटा को इंपोर्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि मेरी जो दूसरी कंपनी है इसके अंदर ये लेजर्स बने हुए थे सारे। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, ट्रांजेक्शन्स पे जाता हूँ, वही मैंने सारा प्री डिफाइंड कर रखा है। अब मैं ये मेरे को बोलता है कि 8 वही एंट्रीज है, मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सक्सेसफुली। तो मेरी यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स डल गई हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं डे बुक में जाता हूँ, डे बुक में जाके मैं डेट को देखता हूँ जो पर्टिकुलर डेट के ट्रांजेक्शन्स थे वो। तो जब मैं वो ट्रांजेक्शन्स देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे जाएंगे तो ये टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 की जो मेरी एंट्रीज थी ये सारी एंट्रीज यहाँ पर आ गई है। सो इन दिस वे मैं टैली की जो एक्सेल फंक्शनलिटी है उसको मैं 2 तरीके से यूज कर सकता हूँ, एक मास्टर्स और एक ट्रांजेक्शन्स। तो आई हैव ट्राइड टू कवर, मैंने ट्राई करा है कि मैं दोनों चीजों को कवर करूं। इसमें बहुत वास्ट है कि आप सेल्स ऑर्डर, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स के इनवॉइस, परचेज के इनवॉइस, इवन तक कि आपकी जो स्टॉक जर्नल की एंट्रीज है आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका फायदे की बात करूं तो फायदा ये है कि आपका कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है जहां से आप टैली में डेटा लाना चाहते हैं, कुछ भी लाना चाहते हैं, तो आप इस फंक्शनलिटी को यूज करके बहुत इजीली कर सकते हैं। आपके जो डेली टास्क हैं आप उसको थोड़ा ऑटोमेट कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। जो एंट्रीज करने में आपको 4 घंटे लगते थे आप अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट कर लेंगे तो एक बार आपको 1 घंटा सेटिंग करने में लगेगा, बट उसके बाद इट विल बी अ 4 मिनट टास्क फॉर यू। तो जो हम ऑटोमेशन की बात करते हैं कि हमारे बिजनेस में ऑटोमेशन होना चाहिए, हमारे बिजनेस के अंदर हमारे डेली टास्क में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो कम होना चाहिए, तो दिस इज अ वेरी गुड टूल जिसके थ्रू आप अपने डेली टास्क का टाइम कम कर सकते हैं। सो दिस वाज इंपोर्ट एक्सेल, जो एक फीचर था हमारा। अगर हम सेकंड फीचर की बात करते हैं, Mohit sir, so यस if we can just look through, अगर आप Q&A में एक बार just have a glance through, if you have covered everything, I'll just mark it answer live. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस Yeah, there are 12 open questions. मतलब 12 questions है, आप अगर देखें जैसे हाँ कि मैं ओपन कर लिया मैंने क्वेश्चन। हाँ राइट, CA सौरभ रिदास ने। तो इट इज अवेलेबल, जीएसटी नंबर का जो फील्ड है वो वहां पे अवेलेबल है, जीएसटी नंबर का फील्ड भी अवेलेबल है, और उससे रिलेटेड जो बाकी की जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो क्या है, अगर आप जीएसटी की टैक्स रेट एप्लीकेबल है कि नहीं है, आपको टैक्स रेट भी डालना चाहते हैं तो वो सारे फील्ड्स वहां पे अवेलेबल। डाउनलोड टेम्पलेट, हमने अभी देखा था कि टेम्पलेट कैसे डाउनलोड होता है, मैं फिर एक बार वापस से बता देता हूँ कि ये टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना होता है आपको।
अगर किसी का मिस हो गया है तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक आई नीड टू रिमूव दिस Q&A। यस। सो अगर मेरे को कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करना है तो आई नीड टू गो टू इम्पोर्ट। मैं ये मैनेज फंक्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे एक्सेल सैंपल फाइल अवेलेबल है। मैं जैसे ही एक्सेल सैंपल फाइल मास्टर या ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी डाउनलोड हो जाती है। जैसे मैंने ट्रांजेक्शन पे करा, ये मेरे से पाथ पूछेगा और इसको एक्सपोर्ट कर देगा। ये देखिए जो एक्सपोर्ट फाइल हुई थी ये मेरी यहाँ पर आ गई है। इसमें आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अगेन वही यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि आपको कैसे कैसे यूज करना है। यहाँ आपको सारे फील्ड्स दे रखे हैं। जो भी फील्ड आपको चाहिए यहाँ से उठाएं और इस यहाँ पे ले जाके आप इसको ऐड कर लें। ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे मार्क्ड है और जो बोल्ड हो रखे हैं वो इंपॉर्टेंट फील्ड है, मैंडेटरी फील्ड है, उसके बिना डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। फोन नंबर नॉट बीन इम्पोर्टेड इन लेजर। यस, वो इम्पोर्ट इसलिए नहीं हुआ था जो अभी हमने डाला था, क्योंकि मैंने वहां पे वो 10 डिजिट्स का फोन नंबर नहीं डाला था, वो 9 डिजिट्स का फोन नंबर डाला था। तो टैली 10 डिजिट्स का फोन नंबर पिक करेगा, 9 डिजिट का फोन नंबर टैली पिक नहीं करेगा, इसलिए नहीं हुआ था। ये लेजर या मास्टर ओवरराइड तो नहीं करेगा। तो लेजर या मास्टर ओवरराइड करने की बात करें तो ओवरराइड जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए थे कि आप क्या करना चाहते हो। कंबाइन करना चाहते हो ओपनिंग बैलेंस को, आप इग्नोर करना चाहते हो डुप्लीकेट, या आप नए डेटा से रिप्लेस करना चाहते हो। तो आप उन तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन चूज करेंगे टैली उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल, तो अगेन अ गुड क्वेश्चन, जहां पे आप इस फीचर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आपका जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, सपोज अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या एक्सवाइजेड कोई भी है, आप उसका जो एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है सेल्स की, आप उसको डाउनलोड करें। उसमें से जो जो रेलिवेंट कॉलम है आप उसको यहाँ पे मैप कर लें एक बार के लिए और आप इंपोर्ट कर लें। नेक्स्ट टाइम से आप उसी टेम्पलेट को बार बार यूज करते रहें तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार के लिए फर्स्ट टाइम के लिए मैपिंग करनी पड़ेगी। एक्सेल टू टेली, यस वी कैन डिस्कस, बट उसको अभी हम बनाने लगेंगे तो इट विल टेक अ टाइम ऑफ 15-20 मिनट्स। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस सेशन के बाद मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको करके बता दूंगा। या फिर उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें इन्वेंट्री के थ्रू जो सेल्स आपको बुक करनी है टेली में वो उसमें आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर हम टेम्पलेट बनाएंगे तो इट विल टेक अ टाइम। हमें बाकी हाउ टू इंपोर्ट जर्नल एंट्री, अगेन वेरी सिंपल। अगर इंपोर्ट आपको जर्नल एंट्री करनी है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरी मेरी जो एक्सेल फाइल थी उसमें आपको जर्नल एंट्री भी थी, यहाँ पे एक ऑप्शन था जर्नल एंट्री का। तो अगेन ये जर्नल एंट्री में मेरा डेटा था, जिस तरीके से मुझे इसको इंपोर्ट करना है मैंने वहां पे जाके एक जर्नल एंट्री का वाउचर टाइप सेलेक्ट करके उसका मैंने टेम्पलेट क्रिएट करा और उसको इंपोर्ट कर ली। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप ये देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे वही मैंने टॉप लेजर बॉटम लेजर डाल रखा है, सेम जैसे मैंने पेमेंट के लिए कर रखा था वैसे मैंने जर्नल के लिए कर रखा है। तो ये जर्नल एंट्री को भी टैली में इंपोर्ट कर देगा। आपको वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है और आप जर्नल एंट्रीज भी इंपोर्ट कर सकते हो। सेम फॉर्मेट को यूज करना चाहे तो सेम को, और नहीं तो आप दूसरा फॉर्मेट अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। आई वांट टू करेंगे तो मीशो की शीट कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो स्पेसिफिक मीशो की शीट तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, बट अगेन बहुत इजी है। आपको जो जो कॉलम काम के हैं आप उन कॉलम्स को मैप कर लें। मीशो की शीट में डेट भी आती है, आइटम का एसक्यू भी आता है, उसके बाद में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और डिस्काउंट सब आता है। आप उन कॉलम्स को बस एक बार मैप कर लें, एक बार मैपिंग करने के बाद आपका काम हो जाएगा। कंपनी सेल्स नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको इंपोर्ट इंडिविजुअल सेल्स वाइज करनी पड़ेगी। वहां पे आपको ऑप्शन दे रखा है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से में एंट्री जानी है। आपको एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा एक्सेल में जिसमें आपने जिस भी नाम से टैली में उस स्टेट को बना रखा है वो डालना पड़ेगा कि राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आप वो डालेंगे तो वो एक साथ एक ही फाइल से आप मल्टीपल जीएसटी की एंट्रीज इंपोर्ट कर सकते हैं। कैन वी इंपोर्ट ऑल्सो मास्टर्स,
तो मास्टर्स तो आप एक्सेल में वैसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, और नहीं तो आप एक्सएमएल निकाल के उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप, एक क्वेश्चन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आ रही है मेरी, तो आपने जो जो आपने जब टैली में एंट्रीज पोस्ट करी, इंपोर्ट करी, तो उसमें आपने प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉलम नहीं डाला होगा। आप वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉलम डाल दीजिए एक अलग से, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी को पकड़ लेगा, वहां से पिक कर लेगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैं भी लास्ट में आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे, नहीं तो चैट बॉक्स में कोमल मैम डाल देंगे। So I हाउ think we कैन वी can move मेंटेन हाँ स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर कैसे मेंटेन कर सकते हो? तो स्टॉक रजिस्टर तो ऑटोमेटिक अपने आप मेंटेन होता है। आपको तो एंट्रीज करनी है स्टॉक वाइज, आइटम परचेज सेल आपके स्टॉक जर्नल के थ्रू, बाकी स्टॉक रजिस्टर तो टैली में ऑटोमेटिकली अपने आप मेंटेन होता है। ठीक So है, आई I थिंक। think let's cover yeah. हाँ, यस। सो लेट्स मूव टू अनदर फीचर, जो हमारे टैली का एक दूसरा फीचर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कह लें, या फिर जिसकी बहुत सारे बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट थी, वो है टैली टू व्हाट्सएप। कि क्या मैं मेरे इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स, लेजर्स टैली से व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ? तो आज तक ऐसा लगता था कि नहीं भेज सकता, बट नाउ इट्स अ रियलिटी कि मैं टैली से कोई भी अगर मेरा डॉक्यूमेंट, लेजर, कुछ भी इनवॉइसेस मैं मेरे क्लाइंट्स को, मेरी पार्टीज को या एक्सवाइजेड किसी को भी शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत इजीली एट ए क्लिक टैली से व्हाट्सएप कर सकता हूँ। तो इससे मेरे को सीआरएम मॉड्यूल्स या दूसरे जो मैं टैली व्हाट्सएप करने के लिए दूसरी चीजें यूज कर रहा था और कर रहा था, वो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो मेरी रिजॉल्व होंगी। तो अगर मैं बात करूं इसको व्हाट्सएप को आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे शेयर कर सकते हो, तो हम अगर वापस से टैली में जाते हैं, टैली में आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर एक शेयर का ऑप्शन आता है। ये जो शेयर का ऑप्शन है, इसका काम यही है कि शेयर में आप मैनेज पे जाएंगे, मैनेज पे जाके व्हाट्सएप नंबर आप अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे, साइन अप एंड सब्सक्राइब एंड एंटर व्हाट्सएप डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा मेरा। आपको तीन बेसिक चीजें ध्यान रखनी है इसमें। तीन बेसिक चीजें क्या है टैली टू व्हाट्सएप में, जब अगर आप जा रहे हैं तो तीन बेसिक चीजें जो आपके पास में होनी चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए कि आपके पास में एक नया मोबाइल नंबर या एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो पहले से व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड नहीं है, नॉर्मल। क्योंकि ये जो अकाउंट बनता है व्हाट्सएप पे, आपका बिजनेस अकाउंट बनेगा, तो बिजनेस अकाउंट के लिए आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज कि आपके पास के अंदर एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए जो आप लिंक करना चाहते हैं। थर्ड इज आपके पास में आपकी कोई बिजनेस की वेबसाइट, बिजनेस की मेल आईडी या फिर बिजनेस का कोई प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, जिसके थ्रू मेटा, जो कि व्हाट्सएप की एंटिटी है, वो ये आइडेंटिफाई कर पाए आपकी ऑथेंटिसिटी को। तो आप ये तीन डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें जब भी आपको व्हाट्सएप से इंटीग्रेट करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जाके रिक्वेस्ट डालनी है। आपका जो टेली प्राइम पार्टनर है वो आपसे कनेक्ट करेगा, मैनेज, यहाँ पे आपको साइन इन टू व्हाट्सएप करना है। जैसे आप साइन इन टू व्हाट्सएप करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको सारे प्री रिक्विजिट्स आ जाएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे एक वैलिड फोन नंबर चाहिए, फेसबुक का अकाउंट चाहिए, बिजनेस वेबसाइट चाहिए, वैलिड टीएसएस चाहिए। आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट टू टेली पार्टनर करना है। जैसे ही आप टेली पार्टनर से कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपका जो अकाउंट है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा। अकाउंट वेरीफाई होते ही आप टेली में व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो। इसके अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो वन टाइम, फर्स्ट टाइम के लिए 150 रुपीज है, 150 रुपये ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, और उसके बाद में आपके 500 रुपए के रिचार्ज के ऊपर आपको 600 वो मिलेंगे, 600 ट्रांजेक्शन को व्हाट्सएप के थ्रू भेजने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो दिस इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इनटू इट। पर ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको आप इसके थ्रू जैसे ही कोई आपको वाउचर्स भेजने हो, कुछ भी भेजने हो, सपोज मेरे को मेरा कोई सेल्स का वाउचर जो है वो व्हाट्सएप पे भेजना है, तो मुझे यहाँ के क्या करना है, ऑल टाइम करना है और ये करंट करना है। जैसे ही मैं करंट करूंगा तो ये मेरा व्हाट्सएप हो जाएगा। अभी मेरे इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो यहाँ पे इस वाले लाइसेंस पे वैलिड रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको उसको लाइव नहीं दिखा सकता। बट इट इज वेरी इजी फीचर जिसको आपको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ जाना है, शेयर पे जाना है, और फर्स्ट टाइम के लिए मैनेज में जाके यहाँ पे आपको साइन अप करना है। उसके बाद में टैली पार्टनर आपके सारी जो अप्रूवल्स है और है वो करके आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। सो दिस वाज द फीचर जो टैली ऑन व्हाट्सएप की हम बात कर रहे थे। अब एक जो इंपॉर्टेंट नया फीचर आया, दैट इज डैशबोर्ड्स इन टैली, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर था या बहुत दिन से बिजनेस ओनर्स की या मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी
कि हम हमारा डेटा एनालिटिक्स नहीं कर पाते, या फिर हम हमारा डेटा को एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में नहीं देख पाते हैं। हमारे को लेजर से या उससे समझ नहीं आता, हमें पिक्टोरियल फॉर्मेट में डेटा को चाहिए होता है। तो उसके लिए टैली ने क्या करा है, टैली ने डैशबोर्ड लेकर आए हैं, जो कि बहुत अमेजिंग फीचर है टैली का। अगर हम इसको लाइव देखें तो ये मेरे जो टैली प्राइम 4 का जो मेरा गेटवे ऑफ टैली का जो पेज होता है, उसी पे आपको एक डैशबोर्ड का फीचर मिलेगा। जैसे ही आप इस डैशबोर्ड के फीचर को क्लिक करेंगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे जो डैशबोर्ड की टाइल्स है वो बनी हुई मिलेगी कि मेरा सेल्स का ट्रेंड क्या है, मेरी परचेजेस का ट्रेंड क्या है, मेरे रिसीवेबल्स पेबल्स, इनका ये मिलेगी। पर ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आप इस डैशबोर्ड को अपने हिसाब से कितना भी मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कितनी भी डिटेल्स डाल सकते हो, और आप इसको कितने भी तरीके से बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही डैशबोर्ड बनेगा, आप एन नंबर ऑफ डैशबोर्ड्स बना सकते हो। आप अपने सेल्स वाले के लिए अलग डैशबोर्ड बना सकते हो, परचेज वाले के लिए अलग डैशबोर्ड बना सकते हो, आप अपनी मैनेजमेंट के लिए अलग डैशबोर्ड बना सकते हो। इसका गुड पॉइंट क्या है कि अगर मैं जैसे ही इसमें ड्रिल डाउन करूंगा, सपोज मैं ये परचेज ट्रेंड पे जाता हूँ और मैं परचेज ट्रेंड पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे बाकायदा ये जो डेटा कहाँ से उठ कर आया है, मतलब बेसिकली जो मेरा परचेज रजिस्टर था वहां पे ले जाएगा, सो दैट यू कैन रिलेट कि ये जो मेरा डेटा उठ कर आ रहा है, ये मेरा किस जगह से डेटा उठ कर आ रहा है, तो मेरा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी नई टाइल ऐड करना चाहता हूँ तो आई कैन ऐड अ टाइल। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे तो कोई मेरे टॉप 5 क्रेडिटर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मैंने बोला मेरे को टॉप 5 मेरे क्रेडिटर्स चाहिए, तो मैंने ग्रुप में यहाँ पे क्रेडिटर्स का ग्रुप डाला। एक सेकंड, मैंने, तो आई गो टू एड टाइल, आई गो टू टॉप 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 ग्रुप्स में जाके मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स डाले, तो मेरे सन्डी क्रेडिटर्स जो ऑप्शंस थे मैंने वो डाला। तो आप ये देखेंगे कि मेरा यहाँ पे नया एक टाइल क्रिएट हो गई है, जिसमें इसने मुझे टॉप 5 मेरे जो क्रेडिटर्स हैं उसकी लिस्ट दे दी है। अब मेरी ये जो टॉप 5 क्रेडिटर्स की लिस्ट थी, मेरे को इसको भी कुछ मॉडिफाई करना है, कि मेरे को तो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में देखना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाऊंगा। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे अदर ऑप्शंस आ जाएंगे। अदर ऑप्शंस में क्या है कि मैं स्टाइल का नाम क्या रखना चाहता हूँ, ग्रुप मुझे क्रेडिटर ही रखना है कि चेंज करना है, मुझे वैल्यू जो है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट दिखानी है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट दिखानी है। तो क्रेडिटर्स को देख रहा हूँ तो मैंने कहा मेरे को हाईएस्ट टू लोएस्ट दिखानी है। लेजर वाइज दिखाना है, ग्रुप वाइज, तो मैंने कहा लेजर वाइज दिखाना है। सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, नेट ट्रांजेक्शन दिखाना है कि क्या दिखाना है। देन आपको इसके अंदर कितने लेजर्स डिस्प्ले करने हैं, 5 करने हैं, 7 करने हैं, 10 करने हैं, आपको लिस्ट कितनी लंबी चाहिए, तो मैंने कहा मेरे को तो सब 7 चाहिए। देन मेरे को डेटा चाहिए कि मेरे को डेटा एंड ग्राफ दोनों चाहिए। ठीक है, मेरे को बार में चाहिए कि लाइन फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने कहा मेरे को बार फॉर्मेट में चाहिए। 100 लैक्स मिलियंस किस में चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे आपकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, जैसे आपको ग्राफ देखना है। तो मैंने ये क्लिक करा, आप ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में ये 7 तो क्रेडिटर्स आ गए, इनका ये नीचे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ गया है बार फॉर्म में। इन दिस वे आई कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ डैशबोर्ड्स। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे ये जो डैशबोर्ड की मैंने ये टाइल बनाई थी ये मेरे काम की नहीं है, तो आई हैव एन ऑप्शन टू रिमूव इट, कि मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ रिमूव कर दिया तो ये हट गई। अब मुझे लगता है कि मेरे को तो अलग अलग डैशबोर्ड्स बनाने, मेरे सेल्स के लिए, परचेज के लिए, या फिर मेरे मैनेजमेंट के लिए, तो अब मैं वो भी कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है सेव व्यू का। तो सपोज करें मैं ये जो डैशबोर्ड बना रहा था ये मेरा सेल्स वालों के लिए था, तो मैंने डाल दिया भैया ये मेरा सेल्स का डैशबोर्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तो कोई नया डैशबोर्ड क्रिएट करूँ। अब मैं गया, मैंने यहाँ पे वापस अब चेंजेस करे। अब मेरे को था कि मेरे को तो मेरे परचेज वाला डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो मुझे ये हटाना है जी। तो मैंने ये रिमूव कर दिया टाइल। यस, मुझे ये टाइल नहीं चाहिए। मुझे रिसीवेबल पेबल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके मुझे सिर्फ पेबल्स चाहिए। तो शो रिसीवेबल्स, मैंने कहा नो, मुझे रिसीवेबल्स नहीं देखने, मुझे यहाँ पे सिर्फ पेबल्स देखने। तो मैंने सिर्फ इसको पेबल्स कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ पेबल्स आने लग गए मेरे पास में। तो मैं मेरे परचेज वाले के हिसाब से एक ग्राफ क्रिएट कर सकता हूँ, एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैंने इसको सेव व्यू पे गया, मैंने इसका नाम डाल दिया परचेज। मैंने परचेज डाल दिया, तो अब ये परचेज वाला एक मेरा डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। तो अब मैं जब भी डैशबोर्ड खोलूंगा तो आई हैव एन ऑप्शन हियर टू चेंज द व्यू, कि भैया मुझे जो डैशबोर्ड देखना है वो परचेज वाला देखना है कि मुझे वो सेल्स वाला देखना है। मैंने बोला मुझे परचेज वाला देखना है, तो ये परचेज वाला डैशबोर्ड खुल गया। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे सिर्फ रिसीवेबल पेबल में सिर्फ पेबल्स आ रहे हैं, मेरी सेल्स का डेटा नहीं आ रहा है।
तो इन दिस वे मैं इसको किसी भी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। मैं कॉन्फ़िगर करके मैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकता हूँ जो मेरी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है। मैं ये यहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। मैं अगर कोई कंपैरिजन करना चाहता हूँ, सपोज मेरे पास दो टैली है, 22-23 की मेरी टैली अलग थी, 23-24 की टैली अलग थी। अब मैं उनके बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट्स का, तो मैं दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन भी कर सकता हूँ। तो अगर सपोज करें अभी मेरे पास में यहाँ पे दो कंपनीज खुली हुई है, मेरी एक है चामुंडा कंप्यूटर्स और हैप्पी जर्नी। मैं इन दोनों के डेटा के बीच में कुछ कंपैरिजन करना चाह रहा था, तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, आई विल गो कि मैं ऐड टाइल करनी है मुझे, मैं डालूंगा कंपैरिजन। तो मुझे कंपैरिजन क्या करना है, मुझे कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज में मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट में कंपैरिजन करना है, तो मैंने डाल दिया ग्रॉस प्रॉफिट कंपैरिजन। तो आप ये देखेंगे चामुंडा कंप्यूटर और हैप्पी जर्नी का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन यहाँ है। मुझे जिस पीरियड का डेटा देखना है तो मैं ऑल्ट F2 करके उसका यहाँ से पीरियड चेंज कर सकता हूँ, मुझे वही पीरियड का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा मैं पीरियड को बाय डिफॉल्ट सारी टाइल्स के लिए चेंज कर सकता हूँ। मुझे टाइल का किसी का एक्सपेंडेड व्यू देखना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे एक्सपेंड व्यू करूंगा तो मेरे पास एक्सपेंडेड व्यू भी आ जाएगा। एक्सपेंड व्यू इज नथिंग, बस यहाँ पे जूम होकर आ जाएगा सो दैट आई कैन एनालाइज ऑन अ पर्टिकुलर ग्राफ, मेरे इस ग्राफ की क्या पोजीशन है। तो दीज आर दी फीचर्स जो कि टेली प्राइम में नए आए हैं डैशबोर्ड से रिलेटेड। हमने क्या क्या देखा कि डैशबोर्ड के अंदर हम अलग अलग तरीके के डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। हम कोई भी टाइल को ऐड कर सकते हैं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन यूज करके हम उसको जैसे फिल्टर आउट करना चाहे वैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। हम कोई जो हमारे काम का नहीं है उसको डिलीट भी कर सकते हैं और हम एन नंबर ऑफ डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये डैशबोर्ड से रिलेटेड हमारे जो फीचर्स आए थे वो थे। अगर इससे रिलेटेड किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। आई थिंक इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक क्वेश्चन है किसी का, हाउ टू इंपोर्ट पीडीएफ इन टैली। तो एज ऑन डेट आप टैली पीडीएफ जो है वो टैली में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको इंपोर्ट करने हैं तो आपके पास में एक्सेल फाइल होनी चाहिए डेटा की। आप उस एक्सेल फाइल के थ्रू ही डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो या तो आप उस पीडीएफ से पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करें, एक्सेल फाइल में लाएं और फिर आप उस एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करें टैली में। तो ये डैशबोर्ड से रिलेटेड कुछ फीचर्स थे हमारे जो हमने कवर करे। अगर इसके बाद बात करते हैं हम कि डैशबोर्ड होने के बाद में हमारे पास में और क्या है, तो कुछ छोटे चेंजेस हमारे इनवॉइस फॉर्मेट में भी आए हैं। इनवॉइस फॉर्मेट में क्या चेंजेस आए हैं कि बहुत सारे लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जब हम इनवॉइस प्रिंट करके दे रहे हैं तो उसमें हमारा प्रीवियस जो बैलेंस है इस पार्टी का, मतलब बेसिकली इस पार्टी का जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेजर में वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं था और लोगों को इसके लिए टीडीएल या कुछ यूज करना पड़ता था। तो ये ऑप्शन अब बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर आ गया है। इसको हमें यूज करना हो तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज मेरा ये कोई भी सेल्स बिल है एक, अब मैं चाहता हूँ कि जब इसका प्रिंट दूं मैं तो मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल प्रीव्यू करता हूं मैं, तो मैं पहले प्रिंटर को सही कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंटर को पीडीएफ कर लेता हूँ। अब मैं इसका नॉर्मल अभी प्रीव्यू देखता हूँ तो मेरे को ये ऐसा इनवॉइस दिखता है जिसके अंदर आप देखेंगे मेरे यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस अभी आ रहा है। ये प्रीवियस बैलेंस अभी कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को येस कर रखी थी। वो मैं कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगी। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे आप प्रीवियस बैलेंस सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि प्रीवियस बैलेंस भी आपको लेजर्स में दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो अभी के लिए ये बाय डिफॉल्ट मैंने येस कर रखा था तो आपको वहां पे दिख रहा था। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ ऐसे कि मुझे नहीं दिखाना है, तो आप ये देखेंगे कि ये नो हो गया है यहाँ पे। प्रीवियस बैलेंस का अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वो यहाँ पे नो हो चुका है। तो जैसे ये नो करके मैं सेव कर दूंगा अब इसको, तो जब मैं प्रीव्यू करूंगा तो मेरे को यहाँ पे वो प्रीवियस बैलेंस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
जो कि पहले हुआ करता था कि हमारे को प्रीवियस बैलेंस का ऑप्शन नहीं दिखता था। अब एक ये नया फीचर आया कि आपको अगर लगता है तो आप प्रीवियस बैलेंस इनवॉइस के साथ भेजना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर दिस पे। आपको प्रिंटर्स की मतलब जब प्रिंट दे रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाना है, वहां जाके आपको प्रीवियस बैलेंस को यस करना है। इसके अलावा जो एक नया फीचर टैली लेकर आया दैट इज या मतलब बेसिकली इट इज अंडर प्रोसेस में, ये कहूंगा जो भी 100% नहीं है, बट एक टैली एज करके टैली का फीचर आया है। टैली एज क्या होता है? टैली एज मतलब बेसिकली इट्स एन अकाउंट एग्रीगेटर थिंग। अकाउंट एग्रीगेटर थिंग क्या होती है? अकाउंट एग्रीगेटर में क्या होता है कि बेसिकली जहाँ पे अभी हम आज कोई बैंक लोन लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो एक एक डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठा करते हैं और हम हमारे बैंकर को देते हैं कि मेरे को मेरी आईटीआर चाहिए तो मैं आईटीआर इकट्ठी करके दे रहा हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब इकट्ठा कर करके, जीएसटी सर्टिफिकेट सब मैं खुद इकट्ठा कर करके बैंकर को देता हूँ। अब क्या हो जाएगा इन टाइम्स टू कम थ्रू एन अकाउंट एग्रीगेटर, हम जो हमारी एफ है जिसको ये डेटा चाहिए, वो एक रिक्वेस्ट रेज करेगा, हम उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, और हम जैसे ही उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे तो जितनी भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जितनी भी अदर अदर इंस्टीट्यूशन है वहां से डेटा पिक करके वो एफ के पास डायरेक्टली चल जाएगा। हमें एक एक से कॉल फॉर करके मंगाना नहीं पड़ेगा। तो फॉर नाउ अगर मैं बात करूं तो टैली एज के ऊपर हमारे पास में जीएसटी का डेटा अवेलेबल है कि हमें अगर किसी का जीएसटी नंबर डालना है, जीएसटी नंबर चाहिए तो जीएसटी नंबर अवेलेबल हो जाता है। हमें अगर किसी के म्यूचुअल फंड्स के स्टेटमेंट चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स के स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। हमें अगर कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके साथ अभी इनिशियल टाई अप हुआ है, उसमें फेडरल बैंक है और एक दो बैंक और हैं जिनके साथ टाई अप हुआ है, तो उनकी बैंक डिटेल्स अवेलेबल है। इन टाइम्स टू कम इसमें सारे के सारे बैंक्स और सारी की सारी चीजें आ जाएगी, जो हो सकता है कि कल आपको क्लाइंट की अकाउंटिंग करने में भी हेल्प करे, और आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स, आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हो या किसी एक थर्ड पार्टी को आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके देने हो, तो वहां पे भी आप इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं। अभी के लिए अगर आपको इस फैसिलिटी को यूज करना स्टार्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना। आपके जब हेल्प सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक नया फीचर मिलेगा टैली एज करके। जैसे ही आप टैली एज पे क्लिक करेंगे तो एक आपको रिडायरेक्ट कर देगा दूसरी वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है आपके मोबाइल नंबर से। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये मेरे ओटीपी भेजेगा टू ऑथेंटिकेट, क्योंकि ये एक पर्सनल डेटा है किसी का, तो जब भी हम डेटा कॉल फॉर करेंगे कुछ भी करेंगे तो ये एक ओटीपी भेजेगा। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा 30327। जैसे ही मैंने इसको करा तो आप ये देखिए मेरा ये पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे अगर मेरे कोई एक्शन पेंडिंग होते तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा देता, कोई एक्टिव अगर मेरा रिकॉर्ड होता तो वो दिखा देता। तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। अभी मैंने क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर रखा है, अगर आप मेरा देखेंगे ऑल पहले का, तो मैंने यहाँ पे एक कंसेंट रेस कर रखी थी जो कि एक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। सो दिस इज दी ओनली थिंग आई हैव डन टिल नाउ, तो वो मेरी यहाँ पे दिख रही है। अगर इसको आपको और ढंग से यूज करना है तो टैली एज की मोबाइल ऐप भी है। आप आईओएस या एंड्रॉइड पे जाएंगे और टैली एज की मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी ये सारी फंक्शनलिटीज को यूज कर सकते हैं। जो रिपोर्ट शेयरिंग है, रिपोर्ट्स है, वो आपको मोबाइल ऐप पे दिखेगी। सो दिस इज अ न्यू फीचर जो कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत पॉपुलर होने वाला है और हमारे लिए बहुत यूज आने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टैली ऑन क्लाउड फीचर की बात करते हैं। तो टैली ऑन क्लाउड फीचर ऐसा नहीं है कि कोई नया है कि टैली प्राइम 4 के अंदर आया है, बट टैली प्राइम 4 के अंदर एक जो अच्छी बात हुई है वो ये आ गई है कि टैली प्राइम 4 के अंदर इसका डायरेक्ट यहाँ पे एक बटन आ गया है जिसके थ्रू हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे हेल्प में अगेन, तो मेरे पास यहाँ पे टैली ऑन क्लाउड विद AWS का ऑप्शन है। मैं अगेन जाऊंगा, ये रिडायरेक्ट करेगा मुझे जो भी यहाँ पे प्लान पसंद आता है या जितने मेरे यूजर्स हैं और है वो देख के मैं यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ। टैली ऑन क्लाउड की अगर मैं किसी को पता नहीं है तो मैं इसकी बात करूँ या इसको समझाऊं तो इट्स अ गुड थिंग कि जहाँ पे आपको आपकी टैली को कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी एक्सेस करना है, आपको सिर्फ इसको डेस्कटॉप ओरिएंटेड नहीं रखना है, तो आप टैली ऑन क्लाउड पे जा सकते हैं। टैली ऑन क्लाउड जो है टैली का, दैट इज एन ऑथराइज्ड पार्टनरशिप विद AWS, जो कि बहुत सिक्योर्ड है। तो आपके डेटा सिक्योरिटी भी ऐसी इशू नहीं है कि कोई डेटा की सिक्योरिटी लेवल्स की प्रॉब्लम है कुछ है, और आप इसको एनी टाइम एनीवेयर 24/7 कहीं से भी बैठ के यूज कर सकते हैं। इसकी पर यूजर पर मंथ की कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ती है एज पर दी नंबर ऑफ यूजर्स यू वांटेड। इसके अलावा कुछ और जो छोटे फीचर्स जो टेली प्राइम 4 के अंदर इनकॉर्पोरेट करे गए हैं, जो कि मैं कह सकता हूँ कुछ बग्स थे या फिर कुछ ऐसे एनहेंसमेंट्स थे जो छोटे जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो करे गए रिलेटिंग टू जीएसटी।
तो अब आप QRMP स्कीम होल्डर्स के लिए 3 महीने की जीएसटी रिटर्न एक साथ डाउनलोड कर सकते हो GS1 में, जो आप पहले नहीं कर पाते थे। पहले आपको क्या करना पड़ता था कि GSTR 3 भी 3 महीने की JS1 में एक साथ डाउनलोड नहीं होती थी। अब वो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, पहले आपको एक-एक मंथ की JS1 डाउनलोड करनी पड़ती थी। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके बाद में जॉब ऑर्डर्स जो आपके होते थे, तो जॉब ऑर्डर्स पे जीएसटी नंबर का प्रिंट नहीं आता था। जो अब फंक्शनैलिटी दे दी गई है कि जॉब ऑर्डर्स में भी जीएसटी नंबर का प्रिंट आएगा। अगर कहीं पे आपको जहाँ पे आपका यूएम नॉट अवेलेबल है, तो जीएसटी पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। अब यूएम अवेलेबल नहीं है डेटा, तो भी ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, जो टैली से डेटा आपने निकाला है। तो ऐसे कुछ छोटे-मोटे चेंजेस जो बेसिकली एक डे टू डे प्रॉब्लम्स आ रही थी या कुछ बग्स थे, उसको रिज़ॉल्व करा गया है यहाँ पे। ये कुछ यूज़फुल ट्रिक्स है टैली की, जो बेसिकली हम लोग नॉर्मल वे में भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो एक गुड टू यूज़ या यूज़ है, मैं आपको गो टू फीचर के लिए बारे में बोलूँगा कि गो टू फीचर ऐसा है जो आपको नॉर्मली बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। गो टू फीचर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी तरीके की आपकी रिपोर्ट्स जो आपको बार-बार चाहिए, वो आप एक बार यहाँ पे सेव कर देंगे सेव व्यू में, तो हमेशा आपको वो रिपोर्ट्स उसी लेवल पे, उसी जगह पे मिलेगी। और ये जो गो टू फीचर की जो आप सेव व्यू है, ये आप अपनी सारी कंपनीज़ में एक साथ एप्लीकेबल कर सकते हो। तो आपने एक जगह पे कोई फॉर्मेट क्रिएट करा, आप वो हर जगह पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मेरा जो P&L फॉर ऑडिट मुझे चाहिए होता है, बीइंग आई एम इनटू प्रैक्टिस, तो मेरे को ऑडिट्स करनी पड़ती है कंपनीज़ की, तो मेरे पास जो भी डेटा आता है, मेरे को उसका P&L एक फॉर्मेट में देखना होता है। तो मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है कि जो भी P&L है मेरे पास में, वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो व्हेनेवर आई क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट, तो मुझे P&L इसी फॉर्मेट में मिलेगा, कोई सी भी कंपनी का डेटा हो। तो ऐसे आप कोई सी भी फीचर्स, कोई सी भी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ है, उसको आप गो टू फीचर में सेव व्यू पे सेव करके आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे की बात करूँ तो पेमेंट गेटवे टैली प्राइम 3 के अंदर आ गया था। इसमें आज की तारीख में अब जो फैसिलिटी और इनकॉर्पोरेट हो गई है, वो हो गई कि हमें अगर कहीं पे भी पार्शियल पेमेंट्स के क्यूआर कोड जनरेट करने हो, पहले इनवॉइस के या एक पर्टिकुलर अमाउंट के या लेजर में जितना बैलेंस है उसके क्यूआर कोड जनरेट होते थे। अब हम पार्शियल पेमेंट के क्यूआर कोड्स भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज मैंने किसी को 50,000 का बिल रेज़ करा, अब वो मेरा 10% टीडीएस काटेगा, तो मेरे को पता है कि ही विल मेक मी अ पेमेंट ऑफ 45,000 ओनली। तो मैं अब एक क्यूआर कोड 45,000 का जनरेट करके भी उसको भेज सकता हूँ उसी बिल के साथ में। So I can generate a partial QR code also now. So इफेक्टिव डेट्स के हमारे पास बहुत सारी जगह पे ऑप्शंस आ गए हैं। हाँ, कि हमें अगर हमारे जीएसटी नंबर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन के में इफेक्टिव डेट डालनी हो, या फिर हमें हमारी कोई एंट्री में इफेक्टिव डेट डालनी हो जो हमारे जीएसटी रिटर्न्स में उसी पीरियड में जाके इम्पैक्ट करे, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो नए आ गए हैं जिसको हमें यूज करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, जीएसटी में एक साइन रिपोर्ट को साइन करने का ऑप्शन आया है, जिसमें हम रिपोर्ट को अगर साइन कर देते हैं, तो उसके बाद में उस रिपोर्ट में कोई भी चेंज होते हैं तो वो अलग से आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में आइडेंटिफाई होते हैं। ये हालाँकि टेली प्राइम 3 में आ गया था, बट इट्स अ गुड फीचर जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसको लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मैक्सिमम ऑल द फीचर्स जो कि टेली प्राइम 4 के अंदर नए आए थे। अब अगर किसी की कुछ क्वेरीज़ हैं या कुछ क्वेश्चन्स हैं या किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेरीज़ हैं, तो यू कैन नोट डाउन माय नंबर। आप मेरे से पोस्ट दिस सेशन आप कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी रे इट विल बी गुड फॉर मी टू हेल्प यू आउट। मेरी भी एक कुछ नई लर्निंग होगी। एंड टिल देन अगर अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। या हमारे पास 2 जनों ने हाथ उठाया है, मे बी वी कैन अलाउ देम टू टॉक। एंड यस, यस। मीनवाइल सर, जैसे कि आप एक बार ग्लांस कर लीजिए क्वेश्चंस, इफ सम कैन बी टेकन अप इंस्टेंटली या फिर जिससे बोलकर अगर क्लियर हो जाएगा, हाँ, सो हाँ। वो भी हम कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक Manish दे दिया, Vanna दो दिया, मैम इज Vanna मैम इज हियर. Journal will include banks accounts, then that feature need to enable from F11. Um, yeah, I'm not sure. I think this is related to import from import function only. हाँ, If you तो can just इम्पोर्ट फंक्शन have a में हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। वंदना मैम जो कहना चाह रही है कि अगर हमारे जर्नल ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्री मैं कर रहा हूँ और उसमें अगर मैं बैंक का लेजर यूज कर रहा हूँ, तो इंपोर्ट करने से पहले मुझे F11 में उस फंक्शनैलिटी को येस करना पड़ेगा, जब भी मैं इंपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बैंक बैंक जो अकाउंट्स होते हैं वो जर्नल में पकड़े नहीं जाते, मतलब वो जर्नल एंट्री में यूज नहीं आते। तो वो आई थिंक वंदना मैम इज ट्राइंग टू से दैट। yeah. Mostly Tally item name and e-commerce item name are different. So how to map it? Can we import item with
alias matching with SKU or as in? हाँ, तो आपने इसका क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने टैली में तो नेम बना रखा है शर्ट और आपके वहां पे एसक्यू में लिखा हुआ है शर्ट्स, या फिर आपने लिख रखा है ब्लू कलर शर्ट्स और एनीथिंग एल्स। तो जहाँ पे भी आपके आइटम नेम और टैली के आइटम नेम और आपके एसक्यू के आइटम नेम डिफर करते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो एसक्यू के आइटम नेम्स हैं उनको अलाइज में डाल लें। तो आप सबसे पहला काम क्या करें, आप मास्टर इंपोर्ट में जाएं। मास्टर इंपोर्ट्स में आप लेजर के नाम तो आप टेली से लिए हैं, उनके अगेंस्ट में जो आपको अलाइज डालने हैं वो आप अलाइज लिखें और आप उस मास्टर फाइल को इंपोर्ट कर दें। जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि रिप्लेस बाय न्यू वन आपको वहां पे सेलेक्ट करना है। तो वो क्या करेगा, लेजर्स को अपडेट कर देगा, लेजर अपडेट करके उसके अंदर आपके एसकेयूज को अलाइज में ऐड कर देगा, और आप यूजिंग दैट अलाइज आप एंट्री को पास कर सकते हैं टैली में जब आप इंपोर्ट करने जाएंगे। तो आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने ई कॉमर्स फाइल के अंदर जाके उन सबके नाम को चेंज करें, आप सिर्फ वो नाम को नाम अलाइज में ऐड करें। If transaction date is same and if ledger also same, then entries got merged. What is the solution for that? इफ ट्रांजेक्शन डेट इज सेम, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी दो एक्सेल के अंदर दो एंट्रीज थी जिनकी डेट भी सेम थी और उनका डेबिट क्रेडिट लेजर्स भी सेम था, तो वो एंट्रीज मर्ज हो रही हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब मैंने ऐसा ट्राई करके देखा नहीं कि दो सेम डेट्स की एंट्रीज, मतलब सेम डेट पे सेम अमाउंट की और सेम पार्टी की दो एंट्रीज हो तो वो मर्ज हो रही है कि वो अलग अलग इंपोर्ट हो रही है। मेरे हिसाब से अलग अलग इंपोर्ट होनी चाहिए क्योंकि उनके वाउचर नंबर अलग अलग होंगे। फिर भी मैं एक बार इसको जब प्रैक्टिकली करूंगा तो देन आई कैन कंफर्म कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। Yeah. So we can pass single journal entry with multiple line items. I think ये यस आपने यस यस यस, yeah. आप अगर एक जर्नल एंट्री में सपोज करें 4 डेबिट करना चाहते हो और 5 क्रेडिट करना चाहते हैं, 5 लाइन आइटम्स क्रेडिट करना चाहते हैं, 4 डेबिट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी इजीली पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। एक जर्नल एंट्रीज में आप मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट्स यूज कर सकते हैं। I think on WhatsApp somebody has written ये number tally license पर register होगा. I mean, this can be नहीं, their number which is WhatsApp for business. बस it ये has नंबर to be a टैली number लाइसेंस पे separate. रजिस्टर्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ. ये नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जो पहले से नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट यूज नहीं कर रहा हो। इस पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट होगा, इसलिए कि नया नंबर चाहिए जिसपे कि आपका पहले से नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट नहीं हो। बट इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि ये ही नंबर आपके टैली लाइसेंस में होना चाहिए। टैली के साथ में रजिस्टर्ड हो नहीं हो वो नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Right. Uh, I think it's for the dashboard. Can we export these graph? Yes. यस यस, यू कैन एक्सपोर्ट दीज ग्राफ्स, नॉट एन इशू। आप इसको Uh, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और आप इसको अगर व्हाट्सएप करना चाहो तो आप व्हाट्सएप फैसिलिटी अगर आपने टैली वाली ले रखी है print भी तो कर आप इसको सकते व्हाट्सएप हैं भी कर सकते because somebody has written, can you export or print it? Yes, हो। you यस can. यस, प्रिंट भी कर सकते हो आप, मतलब इट इज जस्ट लाइक द सेम जैसे आप लेजर को यूज करते हो आपकी टैली में। जैसे आप लेजर के साथ में जो जो चीजें करते हो आप वही सारी चीजें इसके साथ भी कर सकते हो। आप इसको मेल करना चाहो तो आप इसको मेल भी कर सकते हो, प्रिंट, आप शेयर कुछ भी कर सकते हो। Uh, can different dashboard be mapped to users? I don't think so. सो यू आर ट्राइंग टू आस्क आई थिंक कि बेसिकली सपोज करो मैंने एक सेल्स का डैशबोर्ड बनाया और वो सेल्स का डैशबोर्ड मैं एक पर्टिकुलर यूजर को मैप करके देना चाहता हूँ कि सिर्फ वही देख सकता है। तो एज ऑफ नाउ मेरे पास ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है कि मैं डैशबोर्ड को मैप कर दूं कि डैशबोर्ड इस यूजर को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और जो मेरी सेव व्यू वाली रिपोर्ट होती है मैं उसको यूजर स्पेसिफिक बना सकता हूँ कि मेरा जो अगर सेल्स डैशबोर्ड है, अगर वो सेल्स डैशबोर्ड सेल्स यूजर ने बनाया है तो वो सिर्फ उसी को दिखे। मतलब मैं सेव व्यू में यूजर यूज कर सकता हूँ। तो मेरे को दो जगह पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, देन इट इज पॉसिबल। Yeah. Sales invoice export and understand the required fields. Create the template for same. I think we'll have a session separately only on the import function so that हाँ, all बिकॉज possible permutation इंपोर्ट and फंक्शन इन इटसेल्फ इज definition. सो बिग कि उसमें बहुत Yeah. सारी चीजें ऐसी है, तो अगर हम उसको भी कवर करने लगेंगे तो मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पर किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन रीच अस, नॉट एन इशू, कभी भी आप या रीच कर आई सकते थिंक हैं। ये टैली एज पे भी एक क्वेरी है कि क्लाइंट्स का म्यूचुअल फंड्स का डेटा सीए की टैली में आ जाएगा।
No. टैली में नहीं आएगा, टैली में नहीं आएगा, वहां पे डेटा अवेलेबल हो सकता है अगर आपके क्लाइंट ने आपको परमिशन दे रखी है तो आपको डेटा अवेलेबल हो सकता है उस वहां पे, बट वो टैली में नहीं चढ़ेगा अभी। ऐसा नहीं है कि वो टैली में डायरेक्टली चढ़ जाएगा, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। Yeah, I think this is a good question. I have multiple company, then I need to have multiple number for each company, or single number will work. This is for Tally to और WhatsApp. व्हाट्सएप आई थिंक ना। Single. हाँ, तो सिंगल नंबर विल वर्क फॉर ऑल योर कंपनीज It's व्हाट your एवर। entire business. Yes. मतलब फॉर टेली लाइसेंस, फॉर अ टेली लाइसेंस सिंगल नंबर कैन बी यूज्ड। मतलब इट ये इज सारा लाइसेंस वाइज, ऑप्शन एडिट नॉट एन। लॉग में भी है क्या? या सेम ऑप्शंस आर देयर एडिट लॉग में, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन है कि नहीं है। सेम ऑप्शंस आर देयर इन एडिट लॉग, बस एडिट लॉग में एक एडिट लॉग का फीचर एक्स्ट्रा है ऑडिट ट्रेल का। can we add two bank account in invoice? कैन बाय डिफॉल्ट नो, you cannot add two bank accounts if you want to give information of your two bank accounts, तो बाय डिफॉल्ट तो नो है। अब अगर आपको उसको प्रैक्टिकली सही में करना है तो उसका एक मैं शॉर्टकट ये बता सकता हूँ अभी के लिए, एक जुगाड़ जिसे कह सकते हैं कि आप आपके ये जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन में डाल दीजिए आपके वाउचर टाइप के, और आप वहां से उसको प्रिंट करा दीजिए। और नहीं तो फिर आपको एक एड ऑन बनाना पड़ेगा छोटा सा जिसमें आप दो बैंक अकाउंट्स डिस्प्ले करा दें। Okay. On exported dashboard, drill down not possible. ऑन एक्सपोर्टेड, यस यस यस, अगर मैंने कोई इसको एक्सपोर्ट करके मेल कर लिया है या फिर मैं उसको प्रिंट कर हाँ, लिया है फिर नहीं तो कर उसके बाद सकते। आई कैन नॉट ड्रिल डाउन एनीथिंग। हम्म। मैं टैली में रहते हुए उस डैशबोर्ड के पेज पे रहते हुए मैं उसको ड्रिल डाउन कर सकता हूँ टू टू एन मैक्सिमम एक्सटेंट। Right. In Excel, import receipt and payment can be imported once, one shot in Tally. यस यस, यू कैन इम्पोर्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट इन वन शॉट, मतलब बेसिकली पर प्रॉब्लम इज विद द वाउचर टाइप। आप उसमें वाउचर टाइप जो है वो आप अपनी एक्सेल के अंदर मेंशन करेंगे कि मेरा ये पेमेंट वाउचर, पेमेंट का वाउचर है और ये मेरा रिसिप्ट का वाउचर है, सो दैट टैली कैन रीड एंड पोस्ट द एंट्री इनटू दैट पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर। और आप एक ही एक्सेल शीट को यूज करते हुए, एक ही टेम्पलेट को यूज करते हुए दोनों काम कर सकते हो एक साथ में। Yeah. Can we import GSTR1 or GSTR2A data to Tally? आप अगर GSTR1 या GSTR2A डेटा को टैली में इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो अगेन आपको कुछ नहीं करना, आप आपके एक्सेल फाइल में उसका डेटा लो GSTR1 का या 2A का, आप मैपिंग कर दो कि भैया मेरा ये जो डेट है ये डेट में जानी चाहिए, मेरी ये जो पार्टी है पार्टी में जानी चाहिए, मेरा ये अमाउंट जो है अमाउंट में जाना चाहिए, जीएसटी जीएसटी में जाना चाहिए। मतलब इट इज एज यूजुअल कि जैसे आप कोई दूसरी एक्सेल शीट से मैपिंग करोगे आप इस शीट से मैपिंग कर दोगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आइटम वाइज अकाउंटिंग करनी है कि अकाउंटिंग वाइज करनी है, क्योंकि GSTR1 या GSTR2A का जो बेसिक डेटा आता है, जो वैसे डायरेक्ट डेटा आता है उसके अंदर आइटम नहीं होते हैं। Right. तो अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप मतलब अकाउंटिंग वाउचर पास करना है तो आप बहुत इजीली मैप करके कर लीजिए। Is registration for email is also required like WhatsApp? नो नो नॉट एट ऑल, ईमेल एक बेसिक फैसिलिटी है जो ऑटो आपके पास अवेलेबल है। आपको आपका ईमेल क्रिएट करना है, कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करने होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन करने एंड यू कैन यूज इट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और आपकी मेल से आपको जिस भी मेल आईडी पे मेल भेजनी है, आपको लेजर आपके क्लाइंट को जो भी भेजना है, यू कैन वेरी वेरी इजीली सेंड, और अटैच होके डॉक्यूमेंट भी जाता है साथ में। I think can we ask bank statement of our account through Tally Edge? Yes, you Ask, can I think. ask. Yes, you can ask. But as of now, only 2-3 banks are there which have registered themselves as an account मतलब with TeleEdge. So you have to wait for 6-8 months or 6-8 month time जब तक वहां पे सारे बैंक्स रजिस्टर हो जाते हैं और वो आपको बैंक स्टेटमेंट का प्रोसेस करके आपको देने लग जाते हैं। बट yes, eventually it will happen. Yeah. Do we need to give voucher number? Is it mandatory in Excel import? अगर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग सेट हो रखी है टैली में तो आपको देने की जरूरत नहीं है, अगर मैनुअल है तो आपको देने की जरूरत है। Yeah. So that's मतलब जो मुझे लगा जो Excel import को छोड़ के questions है, I think we have raised hands of 5-6 people. We'll just quickly cover those. Yes. CA office, I think it's named. आपका question अगर आप पूछना चाहेंगे, मिस्टर शिव। मिस्टर शिव, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप पूछना चाहेंगे सर से। मिस्टर सूर्या, अगर आप कुछ, हाँ, मिस्टर सूर्या हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ।
हेलो मिस्टर शिव, मिस्टर सूर्या। I9 मिस्टर शिव, हाँ हाँ बताइए सर। ED caps ED हेलो A6 मिस्टर शिव, A6 is he talking? I9 ED A6. I think Okay, I'll we mute can him. mute him and move to next. Yeah. Mr. Surya, you can ask your question. And there is somebody named conference room. If you want to ask your query, I have unmuted all of you. Mr. Sumir. Mr. Sumir, you can also ask your question. I have unmuted you. Ma'am, my voice is audible? Yeah, Yes, yes, sir, yes. it is audible. Yeah. Suppose, ma'am, we want to add this cost of packing in the stock item. Is it possible? कॉस्ट ऑफ पैकिंग को आप अगर स्टॉक आइटम में ऐड करना चाहते हैं तो मतलब बेसिकली जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आप उसकी जो कॉस्ट है आप वो एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम में ऐड कर सकते हैं। बट मतलब इट इज टोटली डिपेंडेंट कि आपके कितने स्टॉक आइटम्स हैं, आप जो एंट्री कर रहे हैं वो किस लेवल पे कर रहे हैं, मतलब परचेज के थ्रू कर रहे हैं कि जर्नल के थ्रू कर रहे हैं। बट यस, इट इज पॉसिबल, बट फॉर दैट यू नीड टू डू अ प्रॉपर एंट्री ऑफ इट। सर ये जैसे हमारे एप्पल्स होते हैं ना सर, एप्पल उसका जो कॉटन बॉक्स होता है उसके अंदर जो ग्रास होती है जिसमें वो डाले जाते हैं, आप समझे वही सिनेरियो है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप उसको अगर आप समझे, पर अब वो जो ग्रास का जो आपका बिल आ रहा है वो आ रहा है, अब आप उसको कितने कितने कार्टन बॉक्सेस में या कितने आपके उसके साथ में मैप करना चाहते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट यस, इट कैन बी डन। आप या तो मेरा नंबर लिख लीजिए, आई कैन एक्सप्लेन यू कि ये कैसे होगा, तो आई कैन लेट यू नो कि मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। पर उसके लिए मेरे पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल होना चाहिए, देन आई कैन टेल यू कि वो कैसे होगा। बट चले दिस सर, मैं फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल इन बाय डिफॉल्ट टैली। चले सर, थैंक यू सो मच। अगर आप हेल्प कर देंगे मैं आपको कॉल करूंगा सर। यस। Okay, I think so. Somebody has written, I think, who has raised hand also. If you can repeat mapping template. 2-3 बार ये question आया हुआ है. ठीक है, Will that तो take मैं time to show, or if the recording is there already, I think. हाँ, रिकॉर्डिंग इज देयर, बट फिर भी मैं एक बार 2 मिनट वापस से बता देता हूँ कि मतलब जरूर सर, आपको या कोई भी अगर टेम्पलेट मैप करना हो तो आप कैसे मैप कर सकते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप ये मैनेज पे जाएंगे, मैनेज पे जाके मैनेज टेम्पलेट पे जाएंगे। इसमें आपको क्रिएट करना है या आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन का क्रिएट करना है या फिर मास्टर्स का क्रिएट करना है, वो चूज करना है। तो सपोज करो मैं कहता हूँ मेरे को ट्रांजेक्शन का क्रिएट करना है यहाँ पे। अब ट्रांजेक्शन का क्रिएट करते हुए मेरे को मेरी जो एक्सेल फाइल है उसका पाथ देना होता है, उस एक्सेल फाइल का नाम देना होता है, प्लस मेरे को यहाँ पे बताना होता है कि मेरी एक्सेल फाइल की कौन सी शीट को मेरे को यूज करना है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे रिसिप्ट यूज करी। अब मेरे को जो यहाँ पे मैपिंग करनी है, तो मेरे पास पहले तो मेरे को इसका मैपिंग का मेरा नाम देना होता है, टेम्पलेट का नाम क्या देना है। तो मैंने करो यहाँ पे दे दिया रिसिप्ट मैपिंग टेस्ट। देन मेरे को किस टाइप का वाउचर पास करना है, तो मैंने कहा मेरे को अकाउंटिंग वाउचर पास करना है। जैसे ही मैं ये करता हूँ मेरे पास में यहाँ पे फील्ड्स आ जाते हैं कि मेरे को कौन कौन से फील्ड है। आप ये देखेंगे कुछ मैंडेटरी लिखे गए हैं यहाँ पे। ये मैंडेटरी का मतलब क्या है कि मुझे ये तो डालने ही डालने हैं। तो वाउचर टाइप का नेम क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया भैया मेरे वाउचर टाइप का नेम क्या होना चाहिए, जो भी मुझे यहाँ पे मेरे वाउचर टाइप को सेलेक्ट करना है, मैंने कहा रिसिप्ट होना चाहिए। एक ऑप्शन तो है मैं यहाँ से ले लूँ, दूसरा ऑप्शन है अगर मेरी एक्सेल शीट के अंदर अवेलेबल था तो मैं वाउचर टाइप वहां से ले सकता हूँ कि भैया ये वाउचर टाइप का कॉलम उठा लें आप। ऐसे ही मुझे सारी मैंडेटरी जो आइटम्स है उनको तो मैप करना ही करना है। वाउचर डेट कौन सी होनी चाहिए, मेरे को वाउचर डेट डालनी है, तो मैंने कहा वाउचर डेट आप मेरी यहाँ से उठा लीजिए। उसके बाद में मेरे को टॉप लेजर और बॉटम लेजर ये दोनों आइडेंटिफाई कराने हैं। टॉप लेजर और बॉटम लेजर का मतलब क्या होता है कि जो टॉप लेजर है कि बेसिकली मेरे जो ऊपर की साइड में मतलब बेसिकली जहाँ टेबल स्टार्ट होती है उसके ऊपर मैं सेलेक्ट करा दूँ, दैट इज माय बैंक लेजर। तो मैं यहाँ पे टॉप लेजर सेलेक्ट करा सकता हूँ। आप सपोज करें मैं कहता हूँ कि मेरा जो लेजर नेम है ना, मेरे पास बैंक में एक ही लेजर है, मेरे बैंक अकाउंट एक ही है, तो मुझे वो टैली में डालने की मतलब एक्सेल शीट में डालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं से बैंक का लेजर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके डाल सकता हूँ कि भैया मेरा लेजर नेम तो हमेशा यही आना है। और अगर नहीं तो मेरे पास अगर एक्सेल में अवेलेबल तो मुझे एक्सेल में से डालना है।
इन दिस वे मैं ये डालूंगा लेजर अमाउंट कहाँ से उठाना है, तो मैंने कहा अमाउंट जो उठाना है मेरे को यहाँ से उठाना है, क्रेडिट अमाउंट से। फिर ये जो अमाउंट है ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, मुझे ये बताना होता है। तो मैंने कहा साहब मेरा ये जो अमाउंट है ये क्रेडिट होगा। तो ये मेरे टॉप लेजर के मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। अब मैं करूंगा बॉटम लेजर के कॉन्फ़िगरेशन मेरे, तो मैं सेलेक्ट करूंगा बॉटम लेजर, और बॉटम लेजर में मैं वही लेजर नेम मेरे को जो डालना है, तो मैंने कहा लेजर नेम मेरा जो डालना है मेरे को वो यहाँ से डालना है, लेजर का अमाउंट जो डालना है मेरे को यहाँ से डालना है, और लेजर का जो टाइप है कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो मुझे यहाँ से डालना है। तो इन दिस वे मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब इसके अलावा मैं एन नंबर ऑफ, मेरे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे जितनी डिटेल्स डालनी हो, नरेशन डालना है मेरे को, ट्रांजेक्शन्स की टाइप डालने हैं मेरे को, मेरे इंस्ट्रूमेंट का टाइप डालना है कि मैंने ई पेमेंट करा था, चेक से करा था, किसके थ्रू करा था, मुझे XYZ कोई कॉस्ट सेंटर डालना है, कॉस्ट कैटेगरी डालनी है, तो आई कैन मैप ऑल ऑफ देम फ्रॉम हियर। तो अब ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है एज पर योर शीट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको यहाँ से कॉलम्स उठाने और उसको मैप करना है। मेरे को ये करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, बस आई नीड टू सेव इट, कि मैं इसको यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ इसको एक्सेप्ट, सेव करा मैंने। जैसे ये सेव करा तो मेरा ये टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब जब भी मैं ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करूंगा और मेरे टेम्पलेट में जाऊंगा तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास 2 टेम्पलेट आ गए। तो ये रिसिप्ट मैपिंग टेस्ट जो था ये टेम्पलेट मुझे अभी क्रिएट किया। तो इन दिस वे आप कोई भी मैपिंग कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट अपना क्रिएट कर सकते हैं। Sir, I think we can because how can we contact you through phone, call or WhatsApp? इट वुड बी वेरी गुड अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक क्वेरी आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, और फिर लगेगा तो वी कैन डिस्कस ओवर कॉल, क्योंकि कई बार कॉल्स हो सकता है पिक नहीं हुए कुछ नहीं। तो इट वुड बी वेरी गुड कि अगर आप व्हाट्सएप पे कभी भी कोई क्वेरी है टैली से रिलेटेड तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एट बेस्ट। Okay, I think so. As I can see, the maximum questions is on the import Excel. We will definitely schedule and session basis only import Excel. It could be Hindi, English mix because we have to will do that. Thank you so much Mohit sir. So जो मेल मैंने आप सबको किया उसमें CA कम्युनिटी और व्हाट्सएप के बारे में लिखा हुआ है। प्लीज डू स्कैन थ्रू योर मोबाइल, या फिर उसमें एक लिंक भी है, आप उससे हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहित सर।